देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। है। अच्छा अच्छा, देखो हम लोग ब्रांच में जो है होलसेल वाला पढ़ रहे थे, ठीक है। होलसेल और रिटेल जो होता है, ठीक है। तो होलसेल प्राइस मेथड में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था और एक मैंने होमवर्क दिया था इलास्ट्रेशन 8। एक बार वो करवा देते, उसके बाद आज हम लोग इंडिपेंडेंट ब्रांच जो है वो स्टार्ट कर सकते, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 8 करेंगे। ये देखो लिखा हुआ था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यही वाला कंप्लीट किया था। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं इलास्ट्रेशन 8, ये मैंने होमवर्क दिया था। क्वेश्चन रहा ये वाला हम लोग का। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, मेसर्स राहुल ऑपरेट्स ए नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट टू विच गुड्स आर इनवॉइस्ड एट होलसेल प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 25%, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मेसर्स राहुल जो है वो कुछ रिटेल आउटलेट को ऑपरेट करता है, ठीक है। मतलब इनका रिटेल आउटलेट है। रिटेल आउटलेट का मतलब जहां से डायरेक्ट हम लोग कस्टमर को बेच सकते हैं, ठीक है। तो रिटेल आउटलेट वही होता है जहां पर गुड्स इनवॉइस्ड किया गया है। गुड मॉर्निंग शुभ। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो यहाँ पर बोला है कि रिटेल आउटलेट जहां पर गुड्स आर इनवॉइस्ड एट होलसेल प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 25%। मतलब रिटेल आउटलेट, ये मान लो रिटेल आउटलेट है, यहाँ पर जो गुड्स भेजा जाता है, ठीक है। तो गुड्स कैसे भेजा जाता है, इनवॉइस्ड गुड्स एट होलसेल प्राइस, होलसेल प्राइस में भेजा जाता है। और होलसेल प्राइस जो है वो है कॉस्ट प्लस 25%, ठीक है। मतलब अगर कॉस्ट 100 है तो होलसेल प्राइस हो जाएगा 125, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वो वाला पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। अच्छा ये देखो, तो होलसेल प्राइस क्या हो जाएगा, होलसेल प्राइस ये आइडेंटिफाई करते हैं। होलसेल प्राइस है कॉस्ट प्लस, यहाँ पर क्वेश्चन में बता रखा है, ठीक है, कॉस्ट प्लस 25%। इसका मतलब अगर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि कॉस्ट 100 रुपीज है, तो 100 + 25% मतलब कितना होता है, 125। क्योंकि इसका मतलब एक्चुअली हम क्या बोलना चाह रहे हैं, 100 × 25%, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख दिए, तुम लोग चाहो तो ऐसे पूरा लिखो, 100 + 100 × 25% यानी 125, ये होलसेल प्राइस हो गया। ये प्राइस में रिसीव कौन कर रहा है, ये प्राइस में रिसीव कर रहा है रिटेल आउटलेट, ठीक है। रिटेल आउटलेट, रिटेल आउटलेट ये प्राइस में स्टॉक को रिसीव कर रहा है। उसके बाद द आउटलेट सेल द गुड्स एट रिटेल प्राइस विच इज होलसेल प्राइस प्लस 20%, ठीक है। अब ये रिटेल आउटलेट क्या करता है, सेल करेगा, किसको सेल करेगा, ऑब्वियसली सेल टू कस्टमर करेगा, ठीक है। सेल टू कस्टमर करेगा और उसका प्राइस क्या होगा, ठीक है। मतलब सेल प्राइस क्या होगा, ये भी हमें क्वेश्चन में बता दिया है। बोल रहे कि कस्टमर को बेचा जाता है होलसेल प्राइस प्लस 25%, सॉरी 20%, होलसेल प्राइस प्लस 20%, ठीक है। तो होलसेल प्राइस क्या है वो तो अभी हम लोगों ने देखा, 125 आ रहा है। 125 + 20%, ये कितना होगा ये देखना पड़ेगा, ठीक है। हम एक बार देख लेते हैं कैलकुलेटर पे, 125 का 20%, 150। मतलब 150। अच्छा ये देखो 125 + 25 यानी कि 150 हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि रिटेल प्राइस क्या है और होलसेल प्राइस क्या है। फिर बोला है कुछ इन्फॉर्मेशन, फॉलोइंग इज द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वन ऑफ द आउटलेट। एक आउटलेट, क्योंकि काफी सारा आउटलेट मेंटेन होता है, एक आउटलेट का यहाँ पर डिटेल्स दे रखा है। डिटेल्स में क्या बोला है, स्टॉक है उस आउटलेट में, ओपनिंग, क्योंकि ये 14 है और ये 2001 है, ये ईयर एंड होगा 31 मार्च 2002 को, ठीक है। तो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया आउटलेट का। गुड्स इनवॉइस टू द आउटलेट, अब आउटलेट को गुड्स भेजा जाता है, हेड ऑफिस के तरफ से जरूर भेजा जाएगा, वो इतना है, ठीक है।
और वो हमें पता है होलसेल प्राइस में भेजा जाता है। गुड्स सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट मेड बाय द आउटलेट, आउटलेट ने इस साल को, क्योंकि ये पूरे एक साल का डिटेल्स है, 60,000 का ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया है। कुछ गुड्स लॉस्ट भी हुए हैं बाय फायर, जिसका हमें क्वेश्चन मार्क दे दिया, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये स्टॉक अकाउंट में ही निकल जाएगा, क्योंकि स्टॉक का कम या ज्यादा होना वो हमें यहाँ पर स्टॉक अकाउंट में यानी ट्रेडिंग जो होता है वहां मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो ट्रेडिंग नहीं होगा, यहाँ पर आउटलेट स्टॉक अकाउंट या सिर्फ स्टॉक अकाउंट होता है, यहाँ आउटलेट लिख दिया है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बेसिकली ये ब्रांच अकाउंट है, ठीक है, क्योंकि जो आउटलेट होता है वो हेड ऑफिस का ब्रांच ही होगा। तो ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट हमें प्रिपेयर करने बोला है, यहाँ आउटलेट नाम दे दिया, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये तो एक कंसेप्ट हो गया ना कि आउटलेट बोल सकते हैं ना, ब्रांच को हम लोग आउटलेट बोल ही सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट में हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या है। एक्सपेंसेस ऑफ द आउटलेट फॉर द ईयर बोल रखा है 20,000, स्टॉक एंड में बोल रखा है 36,000। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट, हम लोग को बोला है ये अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए। एक तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट मतलब आउटलेट स्टॉक अकाउंट, दूसरा आउटलेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो हम लोग इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहला अकाउंट बनेगा आउटलेट स्टॉक अकाउंट, आउटलेट स्टॉक अकाउंट। और आउटलेट पीएल, आउटलेट पीएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे अगर कुछ है तो। टू बैलेंस बीडी 30,000। फिर गुड्स इनवॉइस्ड है तो टू गुड्स टू गुड्स सेंड टू आउटलेट 3,24,000। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट बोला है तो ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ जाएगा, टू जीपी 60,000, ये हमारे पास गिवन था। यहाँ पर लिखेंगे बाई सेल्स, जो सेल हुआ है यहाँ पर लिख सकते हैं, और आ जाएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक, और एक हो जाएगा बाई गुड्स लॉस्ट बाई फायर, मतलब एबनॉर्मल लॉस लिख सकते हैं ऐसे, या फिर डायरेक्ट लॉस्ट बाई फायर भी लिख सकते हैं। एबनॉर्मल लॉस गुड्स हाइफन देके गुड्स लॉस्ट बाई फायर, क्योंकि फायर से लॉस होने से वो एबनॉर्मल लॉस ही कहलाता है। बाई क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारे पास गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक है 36,000। सेल कितना होगा ये हमारे पास गिवन नहीं है, दो चीज मिसिंग है, ठीक है। अब दो चीज मिसिंग है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास ग्रॉस प्रॉफिट अवेलेबल है तो इससे हम लोग सेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखते हैं। गुड मॉर्निंग विश्वजीत। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, जीपी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे यहाँ पर होलसेल प्राइस अगर 125 में रिटेल स्टोर को दिया जाता है, रिटेल स्टोर उसे बेचता है 150 में, मतलब रिटेल स्टोर 125 का चीज 150 में बेचता है, तो रिटेल स्टोर का प्रॉफिट कितना है ये बताओ। क्योंकि हम लोग तो रिटेल का ही स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं ना, तो बेच के एक एक यूनिट स्टॉक बेच के कितना प्रॉफिट अर्न होता होगा, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इनका सेल प्राइस कितना है 150, और इनका कॉस्ट प्राइस कितना है 125, तो प्रॉफिट कितना होगा
25, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये 25 का वैल्यू है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये 25 का वैल्यू है। तो हम लोग बोल सकते हैं 60,000 यूनिटरी मेथड, 60,000 इक्विवेलेंट टू 25, ठीक है। तो यहाँ पर सेल का वैल्यू कितना है 150। अगर हम लोग 150 का वैल्यू निकालेंगे तो हमें सेल का पता चल जाएगा। 150 निकाल लो, तो कैसे निकालेंगे 60,000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 125, तो ये हो जाएगा 3 लाख, ठीक है। तो इसका मतलब 3 लाख का हम लोग का सेल वैल्यू है, जिसको हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। इसको तुम लोग वर्किंग नोट बना के भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पर दिखा दिया, चाहो तो वर्किंग नोट बना के कर सकते हो। अब इधर टोटल करेंगे, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, जो हम लोग का क्वेश्चन मार्क था कि स्टॉक लॉस हुआ है। अब ये दोनों साइड टैली हो जाना चाहिए, लेकिन टैली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि थोड़ा सा स्टॉक जो है वो हम लोग का कम दिखेगा, क्योंकि पहले ही बता दिया कुछ एबनॉर्मल लॉस होगा। अदरवाइज तो टैली हो जाना चाहिए ना, मेरे पास इतना इतना स्टॉक था, उसमें से मैंने इतना बेच दिया, इस पे इतना प्रॉफिट कमाया, बाकी क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन हमारा ऑब्वियसली टैली नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन बता रहा है कि कुछ ना कुछ एबनॉर्मल लॉस भी है। तो 60 और 30, 90,000, 90 और 3,24,000 कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 4,14,000, ठीक है। तो 4,14,000 और माइनस हो जाएगा 3,36,000 तो कितना हुआ 78,000। अच्छा मेरा गलत हो गया क्या? 78,000 दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा हाँ 3 ঠিক আছে। লাখ, আমার এটা 3 লাখ, এটা ঠিক হয়েছে? 60,000 ডিভাইডেড বাই 25 ইনটু, এটা 3,60,000 আসবে। ও ওটা ভুল হয়েছে না, সেটাই আমি ভাবছি। আবার ভুল লিখে দিলাম। 60,000 ম্যাম বলছি ইন্টু 500 কে ডাইরেক্ট 125। লেখা যায়? হ্যাঁ কি বলছো? 3,60,000 আসবে, হ্যাঁ বলো কে কি বলছিলে? 500 কে ডাইরেক্ট মানে বাই সেলস গুলো লেখা যায়? কিটা বাই সেলস বলে মানে লেখা সেল যায়? করছি, মানে সেলস হ্যাঁ করছি, তো তাহলে ক্যাশ হবে বা হ্যাঁ, ডেটার্স হতো। এটা তো স্টক অ্যাকাউন্ট, যেমন ট্রেডিং এ লেখো। ট্রেডিং এ কেরম লেখো? বাই সেলসই তো লেখো না। এটা তো স্টকটাকে কম বেশি দেখাচ্ছি, সেল হওয়ার জন্য স্টকটা কম হয়েছে, সেই জন্য। এটা স্টক অ্যাকাউন্ট না, তাহলে স্টকে সেল কি কি কারণে স্টক বাড়তে পারে, কি কি কারণে স্টক কমতে পারে। না অ্যাকচুয়ালি মানে মানে এই নর্মাল যে জার্নাল যখন হয়েছিল তখন করেছিলেন না যে ব্রাঞ্চ ডেটাস অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ব্রাঞ্চ ট্রেডিং, মানে ব্রাঞ্চ স্টক যেটা, তো সেই ক্ষেত্রে বলছি। এটা তো হোলসেল প্রাইস মেথড, এটা ট্রেডিং পিএল মেথডের মতো হয় না? লাস্ট দিন আমি বললাম হোলসেল প্রাইস মেথডে ট্রেডিং পিএল মেথডের মতো হবে, এই যে স্ট্রাকচার বানিয়ে দিয়েছিল। ওটা ডেটার মেথড আর স্টক ডেটার মেথড, সব মেথড গুলো আলাদা আলাদা। ওটা ডেটার মেথডে হয় ব্রাঞ্চ স্টক অ্যাকাউন্ট, সরি ডেটার মেথডে হয় আমাদের ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্ট, আর স্টক ডেটার মেথডে হয় ব্রাঞ্চ স্টক অ্যাকাউন্ট, সেখানে আলাদা হয়। এখানে এটা ফাইনাল অ্যাকাউন্ট মেথড, কারণ হোলসেল প্রাইসটা ফাইনাল অ্যাকাউন্ট মেথডের আন্ডারে আছে। লাস্ট দিন বললাম না হোলসেল প্রাইস মেথড, এটা এই যে এইভাবে ট্রান্সফার হচ্ছে, এই পুরো জিনিসটাকে আমরা এই এর মধ্যে দেখাবো, তাই জন্য এখানে এই কনসেপ্টটা আসবে না। হ্যাঁ বোঝা গেল? হুম, सब आलादा आलादा मेथड। 3,60,000 प्लस 36,000 माइनस कर दो, अब 4,14,000 देखो कितना आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है, तुम लोग बताओ, जल्दी हो जाएगा। 18,000 आ रहा है, ठीक है। तो 18,000 यहाँ पर हो गया 4,14,000। तो ये हो गया स्टॉक अकाउंट में हम लोग को जो पूछा था, स्टॉक अकाउंट बनाओ प्लस एबनॉर्मल लॉस का भी हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग बनाएंगे पीएल, ठीक है। अब पीएल कैसे होगा? पहले ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन कर देंगे बाय जीपी, ब्रॉट डाउन कितना हो जाएगा 60,000, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक एक्सपेंसेस के बारे में बता रखा था, एक्सपेंसेस है हम लोगों का 20,000, तो टू एक्सपेंसेस 20,000, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? अच्छा ये जो गुड्स लॉस्ट बाय फायर हुआ यहाँ पर आएगा कि नहीं ये बताओ। अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम होता, मान लो ये जो स्टॉक लॉस हुआ इस पे कोई इंश्योरेंस क्लेम होता, इन दैट केस क्या एंट्री होता? मान लो इंश्योरेंस क्लेम हम लोगों ने किया है और क्लेम एडमिट हो गया है बट पेड नहीं हुआ है, तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस,
और मान लो ये 18,000 का है, इंश्योरेंस कंपनी वालों ने 10,000 दिया, हम लोग का लॉस 18,000 का है, तो इसका मतलब पीएल में कितना जाएगा, जो अमाउंट हमें नहीं मिला 8,000। लेकिन अगर इंश्योरेंस क्लेम का बात नहीं है यहाँ पर, तो ये कहाँ ट्रांसफर होगा, ये लॉस कहाँ पर ट्रांसफर होगा, पूरा का पूरा पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा ना। तो फिर यहाँ पर पीएल में हम लोग को इसको लिखना पड़ेगा, इसको क्या लिखेंगे, टू एबनॉर्मल लॉस गुड्स लॉस्ट बाय फायर। हाँ, लॉस्ट बाय फायर 18,000। अच्छा, अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, नेट प्रॉफिट, क्योंकि क्वेश्चन में तो और कुछ था नहीं। टू नेट प्रॉफिट, देख लो कितना आ रहा है, 60,000, और ये कितना हो जाएगा 20, और ये 18, मतलब 38,000 माइनस कर लो। $22,000, ठीक है, देखो 22,000 आना चाहिए। 22,000 हो गया हम लोग का प्रॉफिट। अब हम लोग बनाएंगे स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ये भी बोला था हम लोग को प्रिपेयर करने के लिए, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ठीक है, स्टॉक रिजर्व अकाउंट का मतलब हो जाएगा कि क्योंकि जो मेन हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस जो है वो अपना स्टॉक अपने रिटेल आउटलेट को, मतलब अपने ब्रांच को प्रॉफिट लगा के भेज रहा है, तो इसमें स्टॉक रिजर्व कितना रह जाएगा, हर स्टॉक पे 25 का रिजर्व जनरेट होगा, क्योंकि 25 प्रॉफिट लगा के भेजा जा रहा है। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं पहले कि ओपनिंग स्टॉक रिजर्व और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कितना है, फिर हम दिखाते हैं स्टॉक रिजर्व अकाउंट कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व और ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। ठीक है, तो क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक चेक करो कितना है, 30,000 ओपनिंग है, क्लोजिंग है 36,000 और 30,000, और ये कितने का वैल्यू है, ये कितने का वैल्यू है, क्योंकि इसके लिए 125। हाँ 125 का वैल्यू है, हम लोग को 25 निकालना पड़ेगा, तो 25 बाई 125 करेंगे, 25 बाई 125। ठीक है, तो ये सॉल्व करने से कितना हो जाएगा, ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 36,000 डिवाइडेड बाई 5 करके देख लो कितना होता है, 7,200। हाँ 7,200, और ये हो जाएगा 6,000। ठीक है, अच्छा अब हम लोग कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग अभी स्टॉक रिजर्व अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, स्टॉक अकाउंट के अंदर हम लोग प्रॉफिट को नहीं लिख रहे हैं, तो ये कैसे लिखा जाता है, देखो जब हम लोग इस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करेंगे ना, तो इसके अगेंस्ट में क्या एंट्री होगा हम दिखाते हैं। देखो इसके अगेंस्ट में एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगा 7,200 से, ये एंट्री होता है पीएल डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट को कम करके दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि स्टॉक रिजर्व की वजह से प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है ना, क्योंकि एक्चुअली प्रॉफिट जो है यहाँ पर गलत इंटरप्रेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 125 ऑलरेडी प्रॉफिट लगाया हुआ है, तो हम लोग को अपने स्टॉक से प्रॉफिट को एलिमिनेट करना पड़ेगा, देन एंट्री हो जाएगा पीएल डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। ये कौन सा वाला है, क्लोजिंग वाला, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, स्टॉक रिजर्व में बाई पीएल बोल के, ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के लिख देंगे, कितना 7,200। ठीक है, अच्छा सिमिलरली जो ओपनिंग वाला स्टॉक रिजर्व था, जो ओपनिंग वाला स्टॉक रिजर्व था, उसको अब हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग कैंसिल करेंगे, वो प्रीवियसली ऐसा एंट्री हो रखा होगा, सोचो जब जैसे ये क्लोजिंग स्टॉक है, इसका हम लोगों ने एंट्री पास किया पीएल टू स्टॉक रिजर्व। ठीक है, तो जब ये 30,000 हम लोग का ओपनिंग स्टॉक था, तो तब प्रीवियसली जब स्टॉक रिजर्व अकाउंट बना होगा, तब इसका जो स्टॉक रिजर्व है उसका भी एंट्री इसी तरह से हुआ होगा, इसको भी हम लोग करेंगे रिवर्स, तो क्या एंट्री होगा, स्टॉक रिजर्व टू पीएल। अच्छा, ये क्यों रिवर्स एंट्री कर रहे हैं वो भी हम बता देते हैं। देखो प्रीवियसली जब हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट किया होगा, तब हम लोग उसको किधर लिखे होंगे, मतलब हम लोग को बाई साइड में लिखना पड़ेगा, ये देखो
बाई बैलेंस बीडी, हम लोग को ओपनिंग स्टॉक रिजर्व को किधर ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा, बाई साइड में ब्रॉट डाउन करेंगे, क्रेडिट साइड में, है ना, क्योंकि ये क्या है, ये हम लोग का लाइबिलिटी तो नहीं बोल सकते, मतलब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है तो लाइबिलिटी की तरह ही ना हुआ, मतलब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है जो हम लोगों ने अभी तक रियलाइज नहीं किया है, तभी रियलाइज होगा जब हम लोग का ब्रांच उसे बेच देगा इतने स्टॉक को जिसपे 6000 का प्रॉफिट छुपा हुआ है। तो ये 6000 हो गया, ठीक है। ये प्रीवियसली हम लोगों ने ब्रॉट डाउन किया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे, मतलब इसका रिवर्स एंट्री डालेंगे, यानी ये वाला स्टॉक रिजर्व टू पीएल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टू पीएल 6000, ठीक है। अब हम लोग इसको क्लोज करेंगे, देखो इसको क्लोज करते हैं, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 13200, यहाँ पर भी आ गया 13200, यहाँ पर बैलेंस करने से आएगा 7200, और ये कैसे रिकॉर्ड होगा, टू बैलेंस सीडी बोल के, ठीक है। अब देखो ये कौन सा वाला है, टू बैलेंस सीडी कौन सा वाला है, ये हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक वाला है, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक वाला नेक्स्ट ईयर में देखो फिर जब इसको ब्रॉट डाउन करेंगे तो ये कैसे ब्रॉट डाउन होगा, बाई बैलेंस बीडी, ठीक है, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 7200 से, वैसे ही सेम वैसे ही ये 6000 यहाँ पर ब्रॉट डाउन हुआ है, मतलब हम चीजों को कंपेयर करके समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि स्टॉक रिजर्व अकाउंट कैसे बनेगा। स्टॉक रिजर्व में हम लोग क्या दिखाएंगे, स्टॉक में छुपा हुआ जो भी प्रॉफिट है वो दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया कि ओपनिंग में कितना रिजर्व छुपा हुआ है, क्लोजिंग में कितना रिजर्व छुपा हुआ है, ठीक है। अब एक चीज सोचो, अगर हम लोग का ओपनिंग स्टॉक रिजर्व है, ओपनिंग स्टॉक विथ रिजर्व है, तो प्रीवियसली भी उसे एलिमिनेट किया गया होगा स्टॉक रिजर्व अकाउंट में, तब वो कैसे दिख रहा होगा, टू बैलेंस सीडी दिख रहा होगा, जैसे आज के डेट पे ये क्लोजिंग वाला दिख रहा है, उसको जब हम लोग ब्रॉट डाउन करेंगे, जैसे ये बाई बैलेंस बीडी दिख रहा है, जस्ट लाइक दैट इसको भी हम लोगों ने बाई बैलेंस बीडी कर दिया है, ठीक है। और जब ये रिकॉर्ड हुआ था, जैसे ये रिकॉर्ड हुआ ना बाई पीएल बोल के, तब वो भी बाई पीएल बोल के रिकॉर्ड हुआ होगा, उसको हम लोग यहाँ पर रिवर्स एंट्री डालेंगे टू पीएल बोल के, ठीक है। तो इसका यहाँ पर ट्रांसफर हुआ और ये जो है ये इधर ट्रांसफर हुआ, ये नेक्स्ट ईयर यहाँ पर आ जाएगा फिर बाई बैलेंस बीडी बोल के। तो इस तरह से स्टॉक रिजर्व बनता है। स्टॉक रिजर्व अकाउंट में हमें दो चीज करना पड़ेगा, अगर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में स्टॉक रिजर्व है तो उस अमाउंट को हम लोग ब्रॉट डाउन करेंगे, जैसे ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू ब्रॉट डाउन होता है, डेटर का ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, वैसे ही यहाँ पर रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, ठीक है। वैसे भी तुम लोग सोच के देखो, ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व इधर ही लिखना पड़ेगा, जस्ट ओपनिंग स्टॉक के ऑपोजिट में लिखना पड़ता है। क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व क्या कहाँ लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक बाई साइड में लिखते हैं, इसका स्टॉक रिजर्व इधर लिखना पड़ता है, ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। लेकिन रिजर्व अकाउंट को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये ब्रॉट डाउन हुआ है प्रीवियसली, और ये जो है ये अभी यहाँ क्लोज हुआ है, और यहाँ पर जब रिकॉर्ड हुआ तो ये इस तरह से हुआ पीएल टू स्टॉक रिजर्व, ठीक है। और ये ऑलरेडी पीएल टू स्टॉक रिजर्व के हिसाब से रिकॉर्डेड था प्रीवियसली, अब इसको हम लोग यहाँ पर 2PL बोल के एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। इस तरह से होना चाहिए। तो ये हो गया स्टॉक रिजर्व अकाउंट। अगर कभी भी स्टॉक रिजर्व अकाउंट बोलेगा तो हम लोग को इस तरह से दिखाना पड़ेगा, पहले तो पीएल में क्लोजिंग स्टॉक का क्या हुआ, पीएल में रिकॉर्ड हुआ, फिर यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है। सिमिलरली ये क्या होगा, ये तो पहले से पीएल में रिकॉर्डेड था, इसका रिवर्स एंट्री और ये ब्रॉट डाउन हुआ। ये हो गया हम लोग का स्टॉक रिजर्व अकाउंट। बस यहाँ पर और कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये वाला हम लोग का कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। स्टॉक रिजर्व अकाउंट ये बन गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग इंडिपेंडेंट ब्रांच पढ़ेंगे। डिपेंडेंट ब्रांच हम लोग का कंप्लीट हुआ। तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग मेथड को एक बार अपने आप से पूरा सारा कंप्लीट करके देखोगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे बाद में कि कौन सा क्या मेथड है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट ब्रांच। इतने दिन से हमारा डिपेंडेंट वाला ही चल रहा था, ठीक है। अब देखो इंडिपेंडेंट ब्रांच जो है इसका क्या होता है, इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब पता है कि ब्रांच जब अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब अपना अकाउंटिंग खुद से ही कर सकता है, तब हम लोग इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच जब होगा तो उसमें हम लोग का क्या होगा, देखो इंडिपेंडेंट ब्रांच में ब्रांच जो है अपना अकाउंटिंग खुद करेगा, तो उसके बुक्स में उसका खुद का ट्रायल बैलेंस भी होगा, ठीक है। खुद का डबल एंट्री भी वो करेगा, उसका ट्रायल बैलेंस रहेगा, जर्नल लेजर सारा चीज रहेगा। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब हो गया, ब्रांच एक बार लिख लो, ठीक है, याद रहेगा, ब्रांच मेंटेन इट्स एंटायर बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर डबल एंट्री
सिस्टम, तभी तो वो इंडिपेंडेंट है, ये खुद ही अपना बुक्स मेंटेन करता है। अभी तक हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा था ब्रांच का बुक्स, ठीक है। अच्छा, अब लिखेंगे ब्रांच ओपन इन इट्स बुक्स ए हेड ऑफिस अकाउंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हेड ऑफिस के साथ इनका कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, वो तो होगा ही, हेड ऑफिस ही ऑपरेट कर रहा है, लेकिन बुक्स कौन मेंटेन कर रहा है? बुक्स जो है ब्रांच खुद मेंटेन कर रहा है। और ब्रांच हेड ऑफिस के साथ जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जो भी लेन देन होगा, उसके लिए ब्रांच अपने बुक्स में एक हेड ऑफिस का बुक्स भी मेंटेन करेगा। जैसे अभी तक क्या हो रहा था, हेड ऑफिस अपने बुक्स में ब्रांच का अकाउंट मेंटेन कर रहा था, अभी ब्रांच अपने बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट मेंटेन करेगा, क्योंकि ब्रांच इंडिपेंडेंट है, वो अपना अकाउंटिंग खुद करता है। इसीलिए अगर हेड ऑफिस के साथ उसका किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन होता है, जो कि होगा नॉर्मली, ठीक है, तो वो उसके लिए हेड ऑफिस अकाउंट मेंटेन करेगा टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस दैट टेक प्लेस बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच, ठीक है। हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन होगा तो ब्रांच उसे अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। द हेड ऑफिस मेंटेन ए ब्रांच अकाउंट टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन। मतलब सीधा बात है कि अगर हेड ऑफिस और ब्रांच के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो कि होगा, ठीक है, तो हेड ऑफिस उसके लिए एक ब्रांच अकाउंट खोल रखा है अपने बुक्स में, और ब्रांच ने अपने बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट खोल रखा है। जैसे देखो, कोई भी एक बिजनेसमैन है, मान लो मिस्टर ए एक बिजनेसमैन है, तो इनके साथ जिनका भी ट्रांजैक्शन होता है, वो सारे उन पार्टियों का जो है लेजर ओपन करेंगे, चाहे वो उनका डेटर हो चाहे वो क्रेडिटर हो, ठीक है। अगर कोई डेटर है तो डेटर का अकाउंट भी ओपन करेंगे, अगर कोई क्रेडिटर है तो क्रेडिटर का भी ओपन करेंगे ना, मतलब जिनके साथ ट्रांजैक्शन होता है उनका अकाउंट ओपन करेंगे। सिमिलरली ब्रांच क्या करेगा, ब्रांच के साथ क्योंकि हेड ऑफिस का ट्रांजैक्शन होगा, तो ब्रांच अपने बुक्स में हेड ऑफिस का एक अकाउंट मेंटेन करेगा, और हेड ऑफिस अपने बुक्स में ब्रांच का एक अकाउंट मेंटेन करेगा। ये पॉइंट वही बता रहा है। तो इंडिपेंडेंट है मतलब ये नहीं है कि इनमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, होगा, क्योंकि कंट्रोल कौन करेगा, हेल्प कौन करेगा, हेड ऑफिस ही करेगा, ठीक है। तो हेड ऑफिस हेल्प करेगा, अगर किसी भी तरह का हेल्प होता है, उसकी वजह से कोई भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होगा तो रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट करेंगे ब्रांच प्रिपेयर्स इट्स ट्रायल बैलेंस। ब्रांच अपना ट्रायल बैलेंस बनाएगा क्योंकि देखो, वो अगर अपना लेजर डबल एंट्री करेगा, मतलब जर्नल करेगा तो लेजर कर सकता है, लेजर बनेगा तो ट्रायल बैलेंस तो बनेगा ही, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनेगा तो ट्रेडिंग पीएल भी बन जाएगा। तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एंड सेंड्स copies of these statements to head office for incorporation। ये क्या होता है बताते हैं। अब देखो, हेड ऑफिस और ब्रांच जो है वो सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट हो रहा है, क्योंकि ब्रांच जो है हम लोग का इंडिपेंडेंट है, मान रहे इंडिपेंडेंट है, लेकिन ब्रांच के साथ क्या हेड ऑफिस का फिर कोई लेना देना नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पेरेंट्स को भूल जाएंगे या पेरेंट्स हमें नहीं याद रखे, ऐसा नहीं होता है। जो एक मतलब नॉर्मल वे जो होता है वो तो रहेगा ना, हमारा जो रिलेशन है वो थोड़ी ना कभी मिट सकता है। उसी तरह से ब्रांच और हेड ऑफिस जो है उनमें रिलेशन रहता है, और जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसके रिगार्डिंग जर्नल, डबल एंट्री यानी जर्नल, फिर उससे लेजर से ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग पीएल, सारी चीज अब जो है ब्रांच बना सकता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है
लेकिन जब अकाउंटिंग ईयर एंड हो जाएगा तो ब्रांच का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारे डिटेल्स अकाउंट्स का सारा डिटेल्स को हेड ऑफिस को भेजेगा ताकि हेड ऑफिस उसे इनकॉर्पोरेट कर पाए यानी ऐड कर पाए, क्योंकि ब्रांच तो बहुत सारा रह सकता है, सारे ब्रांच को अपने हेड ऑफिस को डिटेल्स भेजना पड़ेगा। हेड ऑफिस क्या करेगा, सारे ब्रांच के डिटेल्स को एक जगह पे इनकॉर्पोरेट करेगा और अपने साथ एड ऑन करके फिर अपना बैलेंस शीट, जिसको बोलेंगे कंसोलिडेट करके उसे प्रिपेयर करके देगा। नहीं तो जो इन्वेस्टर है, स्टेक होल्डर्स है, उनके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, वो थोड़ी ना एक एक ब्रांच का डिटेल्स देखेंगे, वो तो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे ना। वही चीज हो गया कि ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए इनकॉर्पोरेशन का जरूरत होगा, इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा सारे ब्रांच के जो है अकाउंटिंग डिटेल्स को। ठीक है, तो सभी ब्रांच को अपने हेड ऑफिस को वो भेजना पड़ेगा हर बार। ठीक है, मतलब हर साल के अंत में या फिर एट द एंड ऑफ द ईयर, जो भी बोलो। आफ्टर receiving the final statements from branch, head office reconcile between two branch account in head office books and head office account in branch बुक। ठीक है, अब क्या होगा कि हेड ऑफिस क्या करेगा, जैसे ही फाइनल स्टेटमेंट उनको मिल जाएगा, वो ब्रांच और हेड ऑफिस में क्या करेंगे, रिकंसिलिएशन करेंगे कि उनका मतलब मान लो 3-4 ब्रांच है। ठीक है, ब्रांच 1 है, ब्रांच 2 है, ब्रांच 3 है, सभी ने हेड ऑफिस को क्या कर दिया है, अपना डिटेल्स अकाउंटिंग स्टेटमेंट भेज दिया। अब हेड ऑफिस के पास भी तो ये तीनों का डिटेल्स रिकॉर्डेड है, अब दोनों को रिकंसाइल करना पड़ेगा कि इस ब्रांच ने हेड ऑफिस के नाम पे जो भी रिकॉर्डिंग किया, इस ब्रांच ने हेड ऑफिस के नाम पे जो भी रिकॉर्डिंग किया, इस ब्रांच ने हेड ऑफिस के नाम पे जो भी रिकॉर्डिंग किया, सिमिलरली हेड ऑफिस भी जो है इन तीनों का अकाउंट बना रखा है, B1 B2 B3 का। अब ये सिमिलर होना चाहिए ना, क्योंकि ब्रांच बोल रहा है मैंने हेड ऑफिस के साथ ये ट्रांजेक्शन किया, ब्रांच 1 बोल रहा है, हेड ऑफिस भी बोलेगा कि मैंने ब्रांच 1 के साथ ये ट्रांजेक्शन, ये और ये सिमिलर होना चाहिए, है ना। अगर सिमिलरिटीज में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो रिकंसाइल करना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि स्टेटमेंट मिलने के बाद रिकंसाइल कर लेता है हेड ऑफिस, ब्रांच के साथ अपना ट्रांजैक्शन को रिकंसाइल करके देख लेता है कि उनका रिकॉर्डिंग और इनका रिकॉर्डिंग सेम है कि नहीं, अगर मिसमैच है तो क्यों है, तो उसे ढूंढना रिकंसिलिएशन बोलते हैं। ठीक है, जो तुम लोग 11 में जो है बीआरएस में करते हो, कुछ दिन पहले हम लोगों ने कॉस्ट बुक कीपिंग में किया, तो वही बोला है आफ्टर रिसीविंग द फाइनल स्टेटमेंट फ्रॉम ब्रांच, हेड ऑफिस रिकंसाइल बिटवीन टू ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस, रिकंसाइल बिटवीन टू, दोनों के अंदर रिकंसाइल करते हैं, फिर हाइफन देके ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस बुक्स एंड हेड ऑफिस अकाउंट इन ब्रांच बुक्स। ठीक है, 5th नंबर में लिखेंगे हेड ऑफिस पासेस नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू इनकॉर्पोरेट ब्रांच ट्रायल बैलेंस, ये मैंने ट्रायल बैलेंस लिखा है, इन इट्स बुक्स। ठीक है, ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को हेड ऑफिस अपने बुक्स में इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो भी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज का जरूरत होगा वो पास करवाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर लिखते हैं कि कैसे करके अकाउंट मेंटेन होता है। देखो, द हेड ऑफिस अकाउंट इन ब्रांच बुक एंड branch account in head office books is maintained respectively। तो किस तरह से मेंटेन होता है वो देखो, तो यहाँ पर हम कुछ ट्रांजैक्शंस लिखेंगे। ठीक है, तो एक काम करते, पीछे ही कर लेते ट्रांजैक्शंस और उसका एंट्री। एंट्री तुम लोग को पता होना चाहिए क्योंकि इससे हम लोग का एंट्री वाला क्वेश्चन काफी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ट्रांजैक्शंस। मैम এর আগে দেখো স্লাইড দেখাবেন? হ্যাঁ, একটু বড় করুন না ম্যাম। আচ্ছা নিচে মানে কত 4/5 কোনটা দেখাবো বলো?
ফিফথ হয়ে গেছে। अच्छा अच्छा ट्रांजैक्शंस, और यहाँ पर लिखते हैं हेड ऑफिस बुक्स, और यहाँ पर लिखते हैं ब्रांच बुक्स। अच्छा, अब हम लोग एक एक ट्रांजैक्शन जो है वो नोट डाउन करते हैं। देखो ट्रांजैक्शन क्या क्या होगा, एक मिनट, लाइन बाय लाइन लिखते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। पहले लिखते हैं गुड्स डिस्पैच्ड बाय हेड ऑफिस, ठीक है, हेड ऑफिस टू ब्रांच, ठीक है। तो ब्रांच के पास गुड्स भेजा गया है, किसके तरफ से, हेड ऑफिस के तरफ से, ठीक है। तो एंट्री क्या होना चाहिए, तो हम एक एंट्री बताते, फिर तुम लोग कोशिश करो मुझे बताने का, क्योंकि तुम लोग को यहाँ पर एंट्री ही सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन में एंट्री ही पूछा जाएगा इंडिपेंडेंट ब्रांच का, और भी अलग अलग टॉपिक होता है, लेकिन एंट्री पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो हेड ऑफिस ने क्या किया है, गुड्स भेजा है, तो हेड ऑफिस ब्रांच को कैसे ट्रीट करेगा पता है, इंडिपेंडेंट है ना, तो ब्रांच को डेटर के तरह ट्रीट करेगा, और ब्रांच हेड ऑफिस को अपना सप्लायर या क्रेडिटर के तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। तो नॉर्मली जब गुड्स ब्रांच परचेस करेगा तो वो एंट्री क्या होता है, नॉर्मल परचेस का सोचो, बिजनेस में हम लोग जब गुड्स खरीदते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, परचेस टू क्रेडिटर करते हैं, या फिर परचेस टू क्या करते हैं, कैश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेडिटर वाला कंसेप्ट ही आएगा, क्योंकि पेमेंट करके खरीद रहा है, ऐसा कंसेप्ट हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर वाले से तो नहीं कर रहा है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है हेड ऑफिस और ब्रांच के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो फिर एंट्री क्या हो जाएगा, यहाँ पर परचेस बोल के तो कुछ नहीं होता है, स्टॉक कम या ज्यादा होता है। एक बार याद करो, जब हम लोग डिपेंडेंट वाला किए थे तब हम लोगों ने गुड्स भेजने के लिए क्या एंट्री किया था, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है, और गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, वही वाला लैंग्वेज यहाँ पर भी यूज करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये देखो, इनके लिए हेड ऑफिस के लिए ब्रांच क्या हो जाएगा, हेड ऑफिस के लिए ब्रांच हो जाएगा डेटर, क्योंकि इन्होंने स्टॉक भेजा है, तो ये क्या एंट्री करेंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट, ठीक है, इनके लिए डेटर हो जाएगा। और ब्रांच ने स्टॉक लिया है किससे, अपने सप्लायर जो कि हेड ऑफिस है, तो वो हेड ऑफिस को क्या करेगा, हेड ऑफिस को क्रेडिट करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने देखो थोड़ी देर पहले यहाँ पर तुम लोग को लिखवाया है, जब भी कभी ब्रांच और हेड ऑफिस के अंडर ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें क्या होगा, हेड ऑफिस और ब्रांच अपने अपने लेजर में उन ऑपोजिट पार्टी का अकाउंट ओपन करेंगे। मतलब हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट होगा, मतलब हेड ऑफिस ब्रांच के साथ जो भी ट्रांजैक्शन करेगा उसके लिए ब्रांच को डेबिट या तो क्रेडिट करेगा, डिपेंड करता है कैसा ट्रांजैक्शन हुआ। सिमिलरली ब्रांच जो है वो हेड ऑफिस को डेबिट या क्रेडिट करेगा, जो भी ट्रांजैक्शन वो हेड ऑफिस के साथ करेगा। अगर गुड्स जो है वो डिस्पैच हुआ है हेड ऑफिस के तरफ से, तो ब्रांच हेड ऑफिस का क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा, और हेड ऑफिस ब्रांच के लिए क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। नॉर्मली हम लोग परचेज लिखते हैं, यहाँ पर परचेज की जगह लिखेंगे गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, और ये लिखेगा गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो यहाँ पर हो जाएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से होगा। तो ये एंट्रीज तुम लोग को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर रेमिटेंस बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, ठीक है। अगर रेमिट किया गया है बाय ब्रांच, ब्रांच ने रेमिट किया है, क्या रेमिट किया होगा, पैसा, ठीक है, रेमिटेंस का मतलब तो पैसे का ही बात हो रहा है। ब्रांच ने पैसा भेजा है, किसको भेजा है, हेड ऑफिस को भेजा है। देन क्या एंट्री होना चाहिए, अगर ब्रांच पैसा भेज रहा है तो किसका कैश डेबिट होगा, किसका कैश क्रेडिट होगा, ये सोचो, किसका कैश कैश डेबिट होगा, अकाउंट डेबिट टू ब्रांच हाँ हेड हेड ऑफिस ऑफिस बुक है। है, हेड ऑफिस बुक से कैश या बैंक भी लिख सकते हैं, ठीक है। इनका अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ठीक है, इनके पास पैसा आएगा, इनका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ये देखो ऐसे करके भी हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट करने से तो अच्छा ही है। देखो इनके पास पैसा है, इनका पैसा चला गया, अब क्या करना है, ये किसके साथ ट्रांजेक्शन है, हेड ऑफिस और ब्रांच। हेड ऑफिस अपने बुक्स में अपना नाम तो लिखेगा नहीं, तो फिर किसका नाम लिखेगा, ब्रांच का लिख देगा, हो गया। तो और ब्रांच अपने बुक्स में यहाँ पर, हाँ
हेड ऑफिस को डेबिट कर देगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड ट्रांजैक्शन लिखते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन है हेड ऑफिस सेंडिंग कैश टू ब्रांच। तो जस्ट इसका ऑपोजिट होना चाहिए। बोलो क्या एंट्री होगा? हेड ऑफिस सेंडिंग कैश, तो हेड ऑफिस का कैश चला जा रहा है, डेबिट टू कैश, हाँ, और यहाँ पर ब्रांच टू कैश, कैश। हाँ, আর ওখানে হবে ब्रांच, ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু হেড অফিস। हाँ, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फोर्थ नंबर, डायरेक्ट परचेज बाय ब्रांच। डायरेक्ट परचेज बाय ब्रांच, ठीक है। ब्रांच ने अगर डायरेक्टली कुछ परचेज किया है तो बताओ क्या होना चाहिए? डायरेक्ट परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। পারচেজ টু ক্যাশ বা ক্রেডিটার্স, কার অ্যাকাউন্টে হবে? ব্রাঞ্চের অ্যাকাউন্টেই হবে। हाँ, तो हेड ब्रांचेर ऑफिस में कुछ अकाउंट होगा? हाँ, ब्रांच হবে, हेड ऑफिस में कुछ नो होगा? हेड ऑफिस में नो एंट्री, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा परचेज कर रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट, ऐसे लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा क्रेडिटर या बैंक या कैश। अब डिपेंड कर रहा है कैसे परचेज हुआ है, क्रेडिट में या फिर कैश भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है। फोर्थ नंबर हो गया। फिफ्थ, परचेज बाय ब्रांच बट पेमेंट बाय हेड ऑफिस, ठीक है। अभी देखो परचेस ब्रांच ने किया है बट पेमेंट हेड ऑफिस कर रहा है, तो इसका क्या एंट्री होना चाहिए? ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাশ, হেড অফিসের বুকে। है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। देखो पेमेंट क्योंकि हेड ऑफिस ने किया है तो इसके यहाँ से कैश चला जाएगा, और ये फिर कैश को क्रेडिट कर रहा है। डेबिट किसको करेगा? ब्रांच के लिए ये ट्रांजैक्शन हुआ है तो ब्रांच को डेबिट करेगा। हाँ, ये वाला बताओ, इधर वाला। পারচেজ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু হেড অফিস। हाँ, ये परचेज कर रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। और इसके बिहाफ में पेमेंट कौन करेगा? हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस इसका क्या हो गया है? क्रेडिटर, मतलब एक्चुअली आउटर जो क्रेडिटर है उसको पेमेंट मिल गया है। पेमेंट कौन किया है? हेड ऑफिस। और स्टॉक जाके पहुंचा होगा ब्रांच के पास क्योंकि ब्रांच ने परचेज किया है, तो ये परचेज टू कैश होता है। लेकिन ये इन दोनों में स्प्लिट हो जाएगा। हेड ऑफिस बोलेगा मुझे ब्रांच से, मतलब हम ब्रांच को डेबिट कर देंगे क्योंकि ब्रांच के लिए मैंने खरीदा है, खुद के लिए नहीं खरीदा है। और यहाँ पर ब्रांच हेड ऑफिस को क्रेडिट कर देगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे सेल्स बाय ब्रांच। तो फिर क्या एंट्री होगा सेल्स बाय ब्रांच? कैश और डेटर्स टू सेल्स ब्रांचेर बुके। हाँ, डेटर्स और कैश और बैंक जो भी लिखो, कैश बैंक में से डिपेंड करेगा क्या होगा, टू सेल्स। और यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगा, हेड ऑफिस के बुक्स में किसी तरह का एंट्री नहीं होगा क्योंकि ये सेल्स बाय ब्रांच है डायरेक्टली। अच्छा, फिर लिखेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स बाय ब्रांच। तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए? ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ডেটার্স। कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। इसमें तो कुछ नहीं होगा, हेड ऑफिस में यहाँ पर होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अच्छा, फिर नेक्स्ट 8th नंबर पीछे लिखते हैं। कलेक्शन फ्रॉम डेटर डायरेक्टली बाय हेड ऑफिस।
अच्छा, ये क्या एंट्री होगा? कलेक्शन फ्रॉम डेटर डायरेक्टली बाय हेड ऑफिस। यहाँ पर लिख देते, ये हम मैंने पहले कौन सा लिखा था, हेड ऑफिस। अच्छा, इधर ब्रांच, ये हेड ऑफिस और ये ब्रांच। क्या एंट्री होगा? कलेक्शन फ्रॉम डेटर डायरेक्टली बाय हेड ऑफिस। अकाउंट डेबिट ब्रांच। यहाँ पर हेड ऑफिस के पास पैसा आ रहा है तो कैश और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, ठीक है। लेकिन डेटर किसका है? डायरेक्टली ये लैंग्वेज से पता चल रहा है, मतलब डेटर ब्रांच का है, ठीक है, तभी तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ब्रांच का डेटर ब्रांच उसको क्रेडिट कर देगा, ठीक है। तो इसके पास पैसा आ गया, इसका डेटर खत्म होता है। अब ये डेबिट किसको करेगा? ऑब्वियसली हेड ऑफिस को डेबिट कर देगा। और ये क्रेडिट किसको करेगा? ये ब्रांच को क्रेडिट कर देगा। 9th नंबर। ম্যাম, তো ব্রাঞ্চের কোনো ভূমিকাই নেই, কেননা এই যে ক্যাশটা সে তো ডাইরেক্টলি মানে হেড অফিস নিল ডিটাসের থেকে, তাহলে ব্রাঞ্চ তো হ্যাঁ, কিছু করলো না। না, এটা ডাইরেক্টলি তাহলে ডেটারটা কার সেটা বলো। যদি এই কথাটা বলছে যে ডাইরেক্টলি হেড অফিস, যদি এটা হেড অফিসের ডেটার হতো তাহলে নিশ্চয়ই লিখতো কালেকশন ফ্রম ডেটার ডাইরেক্টলি বাই হেড অফিস কে লিখতো। হেড অফিস যদি নিজেই ডেটারে নিজের ডেটার থেকে নিজে কালেক্ট করে তাহলে কি ওই কথাটা লিখবে? ও নিশ্চয়ই ব্রাঞ্চের ডেটার থেকে নিয়েছে, তাই তো এই কথাটা লেখা আছে কি কালেকশন ফ্রম ডেটার। তাহলে কালেকশন ফ্রম ডেটার ফ্রম ইটস হেড অফিস কালেক্টেড ফ্রম ইটস ডেটার হতো। তাহলে এখানে কি লিখেছে? এখানে লিখেছে হেড অফিস ডাইরেক্টলি ডেটারের থেকে কালেক্ট করেছে, মানে কালেকশন ফ্রম ব্রাঞ্চ ডেটার। দরকার হলে এই কথাটা জুড়ে দাও। এই কথাটার মানে এমনি তো ওটাই হয় কি ব্রাঞ্চের ডেটার থেকে ডাইরেক্টলি হেড অফিস নিয়েছে। যখন ডাইরেক্টলি হেড অফিস এই কথাটা বলছে, হেড অফিস নিজে নিজের ডেটার থেকে নিলে তো এই ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ হবে না। না, হেড অফিস যেহেতু ব্রাঞ্চের ডেটারের থেকে টাকা কালেক্ট করেছে সেই জন্য এই ডাইরেক্টলি কথাটা লেখা আছে। তাহলে ব্রাঞ্চের ভূমিকা তো হলো, ব্রাঞ্চের ডেটার কম হলো কিন্তু পয়সাটা ব্রাঞ্চের কাছে ডাইরেক্টলি আসেনি, ওটা হেড অফিসের থ্রুতে পরে ব্রাঞ্চে যাবে, তাই জন্য এখানে দেখানো হয়েছে। বুঝতে পারলে? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, एक्सपेंसेस इनकर्ड एट ब्रांच, ये बोलो क्या होगा? एक्सपेंसेस इनकर्ड एट ब्रांच, सिर्फ ब्रांच में एक्सपेंस इनकर्ड हुआ है तो क्या एंट्री होगा? ব্রাঞ্চ এক্সপেন্সেস টু ক্যাশ, মানে ব্রাঞ্চেসও শোনো খালি এক্সপেন্সেস টু ক্যাশ। हाँ, एक्सपेंसेस टू कैश और बैंक दोनों ही चलेगा, ठीक है। टू कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, 10th, एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस, ये क्या होगा बताओ? एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस का पैसा ब्रांच टू जाएगा। এক্সপেন্সেস টু ব্রাঞ্চ হেড অফিসের বুকে। एक्सपेंसेस टू ब्रांच ना, এই हेड ऑफ সরি, হেড অফিসের বুকে হচ্ছে ব্রাঞ্চ টু ক্যাশ। टू कैश और बैंक यहाँ पर लिख लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस का पैसा गया, ठीक है, और ब्रांच को वो डेबिट कर देगा। और ब्रांच क्या एंट्री करेगा फिर? ক্যাশ ক্যাশ টু টু এইচও। कैश टू एचओ, कैश होगा, इसके पास पैसा आ रहा है या फिर ये अपना खर्चा पे कर रहा है? एक्सपेंसेस टू এইচও, एक्सपेंसेस टू हाँ, এইচও। एक्सपेंसेस का रिकॉर्डिंग तो हुआ ही नहीं ना फिर। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एचओ, इसके बिहाफ में इसने कर दिया तो खर्चा इसके बुक्स में हुआ, पैसा इसके पास से गया, ये ब्रांच को डेबिट कर दिया, ये हेड ऑफिस को क्रेडिट कर देगा। अच्छा, फिर हेड ऑफिस एक्सपेंसेस चार्ज्ड टू ब्रांच, ब्रैकेट में लिख देते हैं एलोकेशन टू ब्रांच, ठीक है। ये कब हो सकता है? देखो, ब्रांच का खर्चा हेड ऑफिस पे कर रहा है ये समझ में आता है, लेकिन बोल रहा है हेड ऑफिस एक्सपेंसेस चार्ज टू ब्रांच, ये कंसेप्ट कब होता है? ये नॉर्मली तब होता है जैसे मान लो कुछ एडवर्टाइजमेंट होता है ना, सेल को प्रमोट करने के लिए हम लोग एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं। अब एडवर्टाइजमेंट करवाने का एक खर्चा होता है। मान लो हम लोगों ने किसी सेलिब्रिटी से एडवर्टाइजमेंट करवा लिया, किसने करवाया? हेड ऑफिस ने। हेड ऑफिस ने किसी स्पेशल पर्सन से जो कि पॉपुलर है उनसे मान लो एक एडवर्टाइजमेंट करवा लिया। अब ये एडवर्टाइजमेंट का जो बेनिफिट है ना,
ये सभी ब्रांचेस को मिलेगा। इस हेड ऑफिस का अगर 10 ब्रांच है तो वो 10 के 10 ब्रांच को उसका बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के बदले सेल जो है वो ऐसा नहीं कि हेड ऑफिस में ही बढ़ेगा, सारे जगह पे सेल बढ़ जाएगा प्रोडक्ट का, ठीक है। तो हेड ऑफिस ने एडवर्टाइजमेंट करवाया और उसका खर्चा कर दिया, अब ब्रांच सभी जगह पे सेल बढ़ गया, तो फिर ये रूल्स मतलब ये एक नॉर्मल मैटर हो गया कि ये पूरा खर्चा को हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हर एक ब्रांच में, क्योंकि हर एक ब्रांच ने तो इंडिविजुअली एडवर्टाइजमेंट का खर्चा पे नहीं किया, बट बेनिफिट क्योंकि सभी को मिल रहा है तो ये खर्चा हम लोग क्या करेंगे, सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एलोकेशन टू ब्रांच, ठीक है। इस तरह का खर्चा जो है वो एलोकेट कर सकते हैं। तो हेड ऑफिस एक्सपेंसेस चार्ज टू ब्रांच, इसका मतलब ये हो गया कि खर्चे को हम लोगों ने एलोकेट कर दिया क्योंकि सभी को बेनिफिट मिल रहा है इसका, ठीक है। ये कोई सैलरी नहीं है कि हेड ऑफिस में कोई एम्प्लॉय है उनको ही पैसा मिल रहा है तो वो मतलब एम्प्लॉय का बेनिफिट सिर्फ हेड ऑफिस को मिल रहा है, नहीं, ये एक ऐसा बेनिफिट है जो हर एक ब्रांच को मिलेगा। तो इसीलिए इस खर्चे को हर एक ब्रांच में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट या एलोकेट कर देंगे, ठीक है। तो ये अब इसका एंट्री कैसे होगा, देखो कंसेप्ट तो समझ में आया होगा, अब इसका एंट्री कैसे होगा बताना चाहो तो बोलो क्या होगा। कैश ब्रांच। कैश टू ब्रांच। ना एक expenses to branch, head एक्सपेंसेस office है टू, पे branch, नहीं एक्सपेंसेस टू allocate ब्रांच को नहीं होगा, नहीं ये कुछ ऐसे होगा जैसे मान लो जब एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हुआ तब एंट्री क्या हो गया, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, बोलो ये एंट्री कौन करेगा, ब्रांच। ब्रांच, ठीक है। अब मैंने ये ब्रांच नहीं करेगा, गलत बोल रहे हो, head office করবে, head हेड office এর ऑफिस expense करे, যেহেতु हाँ हेड ऑफिस ने डिसाइड किया ना कि हम लोग एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे जिसका बेनिफिट सारे ब्रांच को मिलेगा। अब मैंने तो एग्जांपल एडवर्टाइज का दिया है, अगर एडवर्टाइज हमारे पास रिकॉर्डेड नहीं है तो हम लोग उसको एक्सपेंस बोल के लिखेंगे, अगर हमारे पास उस एक्सपेंसेस का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग एक्सपेंसेस टू कैश करेंगे। अब एलोकेट करने का मतलब है कि ये खर्चा, मान लो ये खर्चा हुआ है 100 रुपीज, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज हुआ है और हम लोगों के पास 2 ब्रांच है, तो हम लोग 2 ब्रांच कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 50-50 करके, है ना। तो यहाँ पर एलोकेट का एंट्री कैसे हो जाएगा, एलोकेट का एंट्री कुछ इस तरह से हो जाएगा, खर्चे को हम लोग कम करना चाहेंगे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे, तो 2 एक्सपेंस होगा एक ब्रांच में, मान लो B1 ब्रांच में क्या एंट्री हो जाएगा 2 एक्सपेंस, और डेबिट किसको करेंगे B1, यहाँ पर सॉरी मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, एलोकेट करने से एंट्री क्या हो जाएगा, ब्रांच में एंट्री हो जाएगा, मान लो ये ब्रांच 1 है ये ब्रांच 2 है, दोनों में हम लोग खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो इसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा एक्सपेंस बोल के, इनको भी एक्सपेंस बोल के रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, ये हेड ऑफिस, ठीक है, ये भी अपना इसको एक्सपेंस बोल के रिकॉर्ड करेंगे, और हेड ऑफिस क्या बोलेगा, हेड ऑफिस क्या करेगा, एक्सपेंसेस को कम करेगा, ठीक है, एक्सपेंसेस को क्या करेगा यहाँ पर कम करेगा, तो मान लो यहाँ पर हम लोगों ने 20-20 ही दिया है ये दोनों ब्रांच को, तो ये 20 दिखाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिखेगा ब्रांच, ठीक है, जिस ब्रांच में मतलब B1 लिखेगा ब्रांच 1, फिर लिखेगा ब्रांच 2, ऐसे करके एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट करने से तो एक्सपेंस कम होगा, सोच के देखो, एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट करने से एक्सपेंस कम होगा, पेमेंट इसने कर दिया, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो बेसिकली एंट्री क्या बनता है यहाँ पर, इन लोगों का खर्चा नहीं है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया फिर भी इनको वो खर्चे का बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए इनके ऊपर भी खर्चा एलोकेट कर दिया गया। तो एक्सपेंस डेबिट क्योंकि इन्होंने खुद नहीं पे किया तो टू कैश या टू बैंक नहीं होगा, टू हेड ऑफिस होगा, ठीक है। और हेड ऑफिस क्या बोलेगा, हम अपना खर्चे को ब्रांच में एलोकेट कर रहे हैं तो मेरा खर्चा कम होगा, तो खर्चा डेबिट कर रखा था जब पे किया, जब खर्चा कम होगा तो 2 एक्सपेंस करेगा, ठीक है, और यहाँ पर जिस ब्रांच में एलोकेट करेगा उस ब्रांच को डेबिट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैंने 2 ब्रांच का दिखाया, छोड़ो अगर हम लोग 2 ब्रांच का तो नहीं कर रहे, हम लोग एक ही ब्रांच का लिख के कर रहे हैं। अब मुझे बताओ फिर एंट्री क्या होना चाहिए, अगर कंसेप्ट समझ में आया तो मुझे बताओ यहाँ पर एंट्री क्या होगा, यहाँ तो एक ही ब्रांच के हिसाब से होगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, नहीं समझ में आया। ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हेड ऑफिस एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करवा रहा है, नॉर्मल सा बात देखो, हेड ऑफिस अगर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करवा रहा है तो हेड ऑफिस क्या खर्चा मतलब एंट्री क्या करेगा, हेड ऑफिस एंट्री करेगा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है। अब ये एक्सपेंसेस को वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है अपने ब्रांच में, तो फिर एक्सपेंसेस जो डेबिट है उसे 2 एक्सपेंस करेगा ना, तभी तो जाके वो कम होगा, एक्सपेंसेस को कम करना है मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2 एक्सपेंस करेगा हर ब्रांच में, तो
ये हो जाएगा हेड ऑफिस का एंट्री, टू एक्सपेंस टू एक्सपेंस टू एक्सपेंस, ठीक है। तो डेबिट किसको करेगा, जिस ब्रांच में भी एलोकेट कर रहा है, जिस ब्रांच में भी एलोकेट कर रहा है। ये हो गया हेड ऑफिस का दो एंट्री, एक तो उसने खर्चा किया उसका एक्सपेंसेस टू कैश, फिर ब्रांच टू एक्सपेंस, बेसिकली एक्सपेंस एक्सपेंस आउट हो गया, ब्रांच टू कैश हो गया, ये हेड ऑफिस का एंट्री हो जाएगा। और ब्रांच क्या एंट्री करेगा, ब्रांच को एंट्री करना पड़ेगा इस तरह से, ब्रांच बोलेगा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू क्या करेगा, टू हेड ऑफिस। बोलो समझ में आया कि नहीं। ब्रांच तो ये एंट्री करेगा ना, ब्रांच बोलेगा मैंने भी खर्चा किया, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल हो रहा है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, इस तरह से एंट्री होगा। इसको बोलते हैं एलोकेशन करना। तो अब सोचो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला एंट्री तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो उस सेलिब्रिटी के साथ जो है हेड ऑफिस का ट्रांजैक्शन हुआ होगा, सेलिब्रिटी को पैसा गया होगा, ठीक है। अब ये खर्चा हेड ऑफिस बोल रहा है हम ब्रांच पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो मेरा खर्चा कम हो जाएगा। तो ब्रांच हेड ऑफिस बोलेगा टू एक्सपेंसेस, जितने से कम हुआ, और डेबिट किसको करेगा, ब्रांच को। ब्रांच टू एक्सपेंसेस। हाँ, और ये क्या होगा फिर, ब्रांच अपना क्या एंट्री करेगा। देखो ब्रांच ने कुछ नहीं किया, ना तो उसने सेलिब्रिटी को बुलाया, ना तो पैसा दिया, ना कुछ, लेकिन उसको बेनिफिट मिला, तो उसको भी इसको खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हाँ, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, इस तरह से एंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, मान के चल सकते हो, ये 11 वाला जो है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं 12, ट्रांसफर, ये मैंने ट्रांसफर लिखा है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स from one branch to another। एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में अगर गुड्स ट्रांसफर हो रहा है तो क्या एंट्री होगा, इसका भी हम समझा देते हैं पहले, तब तुम लोग बोल पाओगे। देखो नॉर्मली एक बार हम बता देते, देखो एक बार बता देते, ब्रांच 1 से ब्रांच 2 में मान लो गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, सपोज ट्रांसफर हो रहा है। मुझे बताओ एंट्री क्या होना चाहिए, ब्रांच 1 क्या करेगा, ब्रांच 2 क्या करेगा। अब बताओ मुझे एंट्री क्या होना चाहिए, क्योंकि ये तो वही लिखा है ना मैंने, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन ब्रांच टू To अनदर। account debit to branch 1. ब्रांच टू ब्रांच 2 टू, ये क्या Branch करेगा, 1. ब्रांच 1। हाँ, ब्रांच 2 टू ब्रांच 1 होगा। ब्रांच 1 अपने बुक्स में ब्रांच 1 लिखेगा, না না হেড অফিসের বুকে বলছি, হেড অফিসের বুকসে কি মানে বলছো বলো। মানে মানে এটা কি ইন দ্য বুকস অফ ব্রাঞ্চ 1 এর রেকর্ডটা জিজ্ঞেস করলেন? হ্যাঁ মানে হ্যাঁ, ওটা তুমি ঠিকই বলেছো, যেটা বলছো বলো, আরেকবার বলো, আমি লিখছি ওটা, B2 টু B2 to B1 in the books of head office. B2 टू B1 होगा, ठीक है, B2 टू B1 होगा, ये सही हुआ है। अब इसका एक बार कंसेप्ट भी समझा रहे, वो हम बता रहे। जैसे मान लो ब्रांच 1 जब स्टॉक ट्रांसफर कर रहा है, तो ब्रांच 1 क्या एंट्री करेगा, ब्रांच टू अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच करेगा, गुड सेंड टू ब्रांच, B2 हाँ, B2 अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच करेगा। और B2 क्या करेगा, B2 लिखेगा गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम गुड्स, received from B1 हाँ, फ्रॉम B1 टू to क्या B1. करेगा, टू B1 करेगा, ठीक है। अब ये एंट्री तो होना चाहिए नॉर्मली, ठीक है। ये किसके बुक्स में हुआ, एक ब्रांच के बुक्स में, ये एक ब्रांच के बुक्स में हुआ। अब ये क्या हो रहा है, अगर ब्रांच अपने बुक्स में हेड ऑफिस का तो एंट्री कर रहा है, हर एक ब्रांच अपने बुक्स में हेड ऑफिस का एंट्री कर रहा है, हेड ऑफिस से जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसके साथ साथ ये अगर दूसरे ब्रांचेस का भी एंट्री करने लगे, देखो ये अगर दूसरे ब्रांचेस का भी एंट्री करने लगे, तो प्रॉब्लम कहां पर जाके होगा, रिकंसाइल जब करेंगे तब प्रॉब्लम होगा। क्यों प्रॉब्लम होगा, रिकंसाइल कौन करेगा, हेड ऑफिस करेगा। अब नॉर्मली हेड ऑफिस का टारगेट क्या रहता है, हम अपने बुक के साथ अपने ब्रांच का बुक्स को मैच करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो करते हुए यहाँ पर ये कंडीशन होगा कि ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस के बुक्स के अलावा भी दूसरे ब्रांचेस का भी बुक्स है, दूसरे ब्रांचेस का भी बुक्स है, अब ये रिकंसिलिएशन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। हेड ऑफिस अपने साथ इसका टैली कर रहा है वो बात अलग है, अब इसके बुक्स में B1 का भी है, फिर उसके साथ भी टैली करना, तो ये बहुत ही मुश्किल का बात हो जाता है। तो फिर ये कंसेप्ट सोचा गया कि हम लोग अगर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे ट्रांसफर करते हैं, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि वो इंस्ट्रक्शन जो है हेड ऑफिस से ही आया होगा, तभी एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि बिना हेड ऑफिस को पूछे हम लोग ये कभी काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको
वाया होता है ना, वाया हेड ऑफिस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हेड ऑफिस बोल रहा है कि ब्रांच लोगों को ये बोल रहा है कि तुम लोग जो भी एंट्री कर रहे हो मेरे साथ ट्रांजैक्शन का एंट्री करो, दूसरे ब्रांच के साथ ट्रांजैक्शन का एंट्री मेरे थ्रू से करो, ठीक है, डायरेक्ट मत करो। इससे क्या होगा, मुझे रिकंसाइल करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, ये बहुत ही एक मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। तो फिर ब्रांच 1 को बोला गया कि तुम B2 को भेजो, हम तो बोल रहे हैं B2 को ट्रांसफर करो, लेकिन तुम लिखोगे क्या, तुम ऐसा मत लिखो कि तुमने जो है गुड्स जो है किसको भेजा है, B2 को भेजा है, तुम इसका एंट्री मुझे से भेजे हो इस तरह से कर दो। एक मिनट। एक मिनट, सबको ना अटेंड ही कर देते हैं तो रिमूव नहीं होगा। अच्छा, कहाँ चला गया मेरा, हाँ ये वाला, इसको बंद कर देते, इसका तो कोई नीड है नहीं। चलो, तो यहाँ पर देखो वही बोल रहा है कि हेड ऑफिस बोलेगा कि तुम लोग इसको कैसे बुक करोगे, मेरे साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है इस हिसाब से तुम लोगों को बुक करना है इसका एंट्री, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एंट्री फिर कैसे हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। तो फिर ब्रांच क्या एंट्री करेगा, सेंड, अगर ब्रांच सेंडिंग ब्रांच है, सोचो यहाँ पर तो हम लोगों ने सिर्फ ब्रांच लिखा है, अगर सेंडिंग ब्रांच है तो वो क्या लिखेगा, मतलब ब्रांच 1 क्या एंट्री करेगा, ये सेंडिंग ब्रांच है, ये इसके जगह पे एंट्री करेगा हेड ऑफिस टू गुड सेंड टू हेड ऑफिस, ठीक है, इस तरह से करेगा। और ये रिसीविंग ब्रांच है, ये क्या करेगा, रिसीविंग ब्रांच एंट्री करेगा गुड्स अकाउंट डेबिट या फिर गुड्स रिसिप्ट अकाउंट डेबिट टू क्या कर देगा, हेड ऑफिस कर देगा, ठीक है। ताकि हेड ऑफिस, मतलब हेड ऑफिस बोल रहा है तुम लोग भेज रहे हो B2 को, B1 को बोल रहे हैं सुनो तुम B2 को भेज रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन इससे मुझे रिकंसाइल करने में प्रॉब्लम होगा, तुम ये एंट्री करो, तुम मुझे भेज रहे हो। और B2 को बोल रहा है तुम B1 से जरूर ले रहे हो, वो भी मेरे इंस्ट्रक्शन से, लेकिन तुम इसका एंट्री इस तरह से करो कि तुम मेरे से ले रहे हो, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पर एंट्री हम लोग दो लिखेंगे, क्यों लिखेंगे समझ लो, अगर मेरा यहाँ पर जो ब्रांच है वो या तो रिसीविंग ब्रांच होगा या तो सेंडिंग ब्रांच होगा, तो सेंडिंग ब्रांच होगा तो वैसा एंट्री होगा, रिसीविंग ब्रांच होगा तो उस तरह से एंट्री होगा। और हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा, हेड ऑफिस बोलेगा मेरे इंस्ट्रक्शन में एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को स्टॉक भेज रहा है, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है, रिसीवर कौन है B2, तो डेबिट द रिसीवर, गिवर कौन है B1, तो क्रेडिट द गिवर, ठीक है, इस तरह से एंट्री होगा। तो यहाँ पर जो एंट्री होगा इस लॉजिक पे हो रहा है, ठीक है। तो लॉजिक ये है, अब हम इसको हटा देते हैं, तो एंट्री इसीलिए B2 टू B1 कर दिया मैंने, ठीक है। तो B2 टू B1 करने से यहाँ से ही हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन रिसीवर है कौन सेंडर है। तो इसका मतलब B2 जो है वो डेबिट द रिसीवर होगा, तो ये रिसीवर है, और B1 कौन है, B1 हो जाएगा सेंडर। तो यहाँ पर लिखते हैं सेंडिंग ब्रांच, सेंडिंग ब्रांच कौन हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं B1। तो एंट्री हो जाएगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड, ठीक है। और जो रिसीविंग ब्रांच है, रिसीविंग ब्रांच वो भी हम लोग यहाँ पर देख के ही समझ जाएंगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो रिसीविंग ब्रांच जो है वो है B2, ठीक है। अब B2 क्या एंट्री करेगा, B2 बोलेगा मुझे गुड्स मिला, तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, ठीक है। तो हेड ऑफिस को भाया करके काम होगा ताकि रिकंसिलिएशन में आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये भी एक अलग कंसेप्ट था, हम लोग बोल सकते हैं, ये देखो ये वाला, ठीक है, ऐसे होगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन पॉइंट नंबर 13 करते, ठीक है, 13 नंबर, यहाँ पर लिखेंगे फिक्स्ड एसेट अकाउंट मेंटेन्ड एट ब्रांच, ठीक है। तो इसका हम लोग पॉइंट ABC करके लिखते हैं। तो पॉइंट A, इसमें पॉइंट A है फिक्स्ड
एसेट मतलब इसके अंडर हम लोग कुछ अलग अलग ट्रांजैक्शन दिखाएंगे। मेन ट्रांजैक्शन ये है कि फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट मेंटेन्ड बाय ब्रांच, फिक्स्ड एसेट का अकाउंट जो ब्रांच मेंटेन कर रहा है। अब पहला ट्रांजैक्शन फिक्स्ड एसेट परचेज बाय ब्रांच। अगर ब्रांच फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहा है तो क्या एंट्री होगा? ब्रांच अगर फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहा है तो क्या एंट्री होगा? हेड ऑफिस के बुक्स में तो कुछ नहीं होगा, ब्रांच के बुक्स में क्या एंट्री होगा बताओ? फिक्स्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। अच्छा, सेकेंड मतलब वो 13 पॉइंट का ही पॉइंट हम लोग बी करते हैं, ठीक है। फिक्स्ड एसेट परचेज्ड बाय ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस, ठीक है। अच्छा, अब इसका बताओ, हेड ऑफिस यहाँ पर लिख दिया मैंने, यहाँ पर ब्रांच, इसका क्या एंट्री होगा? क्वेश्चन क्या बोला है देखो, फिक्स्ड एसेट परचेस्ड बाय ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस। ब्रांच ने फिक्स्ड एसेट परचेज किया है, हेड ऑफिस ने उसका पेमेंट कर दिया है, बताओ क्या होगा? ब्रांच टू कैश फर्स्ट। टू कैश। हाँ, पहला हो जाएगा ब्रांच टू बैंक या कैश, और ये वाला इसके पास फिक्स्ड एसेट आया, फिक्स्ड एसेट्स टू एचओ। फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू एचओ। अच्छा, फिर सी डेप्रिशिएशन ऑन द एबव पॉइंट बी, ठीक है। मतलब बी पॉइंट का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अगर डेप्रिशिएशन चार्ज होता है, मतलब फिक्स्ड एसेट परचेज बाय ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस और उस फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिशिएशन, तब एंट्री क्या होगा? इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, মানে ইয়ে ব্রাঞ্চের বুকে রেকর্ড হবে তো? হ্যাঁ, কারণ এটার Fixed উপর asset- ডিপেন্ড করে বলতে হবে। হ্যাঁ বলো, ঠিকই বলছো। আহ, আহ, ইয়ের বুকে হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাকাউন্ট ডেবিট ব্রাঞ্চের বুকে হুম, टू फिक्स्ड डेप्रिशिएशन एसेट। अकाउंट। টু ফিক্সড অ্যাসেট। हाँ, क्या ईचओ के बुक्स में कोई एंट्री होगा, सोचो। না, नो मैम। এইচওর বুকে তো হবে না, এইচও हाँ তো অ্যাসেটটাকে হোল্ড করছে না। हाँ, तो एचओ के बुक्स में नो एंट्री, ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट परचेज किसने किया है? ब्रांच ने, तो उसी के पास है, और पेमेंट सिर्फ हेड ऑफिस ने किया है, ऐसा बोला गया है। मतलब एक एसेट ब्रांच ने खरीदा है जिसका पेमेंट हेड ऑफिस किया है, तो उसका डिप्रिशिएशन भी रिकॉर्ड कौन करेगा? ब्रांच ही करेगा, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट सी। अब हम लोग नेक्स्ट 14 पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। मतलब ये 13 के अंडर ए बी सी हम लोगों ने किया। अब हम लोग 14th नंबर पॉइंट में लिखेंगे फिक्स्ड एसेट purchased by branch paid by हेड ऑफिस, ठीक है। अगर सिचुएशन ऐसा है, सॉरी, फिक्स्ड एसेट परचेज बाय ब्रांच लिख दिया मैंने, तो रुको रुको, गलत लिख दिया। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट मेंटेन्ड एट हेड ऑफिस। मतलब फिक्स्ड एसेट का अकाउंट अगर हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है, इन दैट केस क्या एंट्री होगा? तो फिक्स्ड एसेट परचेज एट ब्रांच एंड recorded at हेड ऑफिस बुक्स, ठीक है। ये है कंडीशन, पहला कंडीशन। मेन कंडीशन देखो, मेन कंडीशन क्या है यहाँ पर? मेन कंडीशन ये है कि फिक्स्ड एसेट अकाउंट कौन मेंटेन करता है? हेड ऑफिस। इस सिचुएशन का पहला, फिक्स्ड एसेट परचेज एट ब्रांच एंड रिकॉर्डेड एट हेड ऑफिस बुक्स, तो क्या होगा? एंट्री कहां पर होगा? एफए अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फर्स्ट। मैंने हेड ऑफिस से ना, हेड ऑफिस से। हेड ऑफिस। फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? ब्रांच,
ठीक है। और यहाँ पर ब्रांच में क्या हो जाएगा फिर, देखो ऐसे सोचना चाहिए, अगर ऐसे सोचोगे तो आसान हो जाएगा, एक बार में करने से प्रॉब्लम हो सकता है। फिक्स्ड एसेट परचेज्ड एट ब्रांच, तो ब्रांच में फिक्स्ड एसेट परचेज हुआ है, ठीक है। और अकाउंट कौन मेंटेन करता है, हेड ऑफिस करता है, ठीक है। तो हेड ऑफिस के बुक्स में फिक्स्ड एसेट का लेजर होगा, तो अगर हेड ऑफिस के बुक्स में फिक्स्ड एसेट का लेजर होगा तो फिक्स्ड एसेट का अकाउंट यहाँ पर दिखाना पड़ेगा हेड ऑफिस के बुक्स में। लेकिन परचेज अगर ब्रांच ने किया है तो ब्रांच के पास से पैसा जाएगा, ठीक है, तो टू कैश या बैंक ब्रांच करेगा। और परचेज हुआ, नॉर्मली फिक्स्ड एसेट परचेज का एंट्री क्या होता है ये सोच लो, फिक्स्ड एसेट टू कैश या बैंक होगा, कैश हो, बैंक हो या क्रेडिटर हो, चलो कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग को बोल रहा है प्रॉब्लम ये है कि खरीदा किसने है, ब्रांच ने, तो पैसा ब्रांच के पास से जाएगा, तो ये जगह ब्रांच के लिए चला जाएगा, ठीक है। अब इसका लेजर कौन मेंटेन करता है, लेजर मेंटेन करता है फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट का जो अकाउंट है वो हमें दिखाना पड़ेगा फिक्स्ड एसेट का अकाउंट हेड ऑफिस के पास, क्योंकि लेजर हेड ऑफिस मेंटेन करता है, ठीक है। बाकी हम लोगों का डेबिट क्रेडिट समझ में आ गया एक एक जगह पे, तो बाकी हम लोग लिख सकते हैं। तो बाकी क्या होगा बताओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू ब्रांच, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेड ऑफिस, এটা এইচও एचओ, এইচ एचओ हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग बी पॉइंट में, तुम लोग इस तरह से करो, आंसर इजीली दे पाओगे। ब्रांच फिक्स्ड एसेट recorded in head office books and payment by head office। फिर से सोच लो, ब्रांच अकाउंट, ब्रांच फिक्स्ड एसेट रिकॉर्डेड इन हेड ऑफिस बुक्स एंड पेमेंट बाय हेड ऑफिस, तो क्या होगा, FA to ब्रांच का cash, कहाँ पर लिखेंगे, बोलो क्या लिखना है। FA to cash। हाँ, यहाँ पर हो जाएगा फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, हेड ऑफिस में होगा। यहाँ पर ब्रांच फिक्स्ड एसेट लिख दो, ठीक है, ताकि हेड ऑफिस को समझ में आ जाए कि मेरा नहीं है, ठीक है। तो ये ब्रांच फिक्स्ड एसेट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, देखो, ब्रांच फिक्स्ड एसेट रिकॉर्डेड इन हेड ऑफिस बुक्स, तो ये रिकॉर्ड कर दिया ब्रांच फिक्स्ड एसेट डेबिट। पेमेंट बाय हेड ऑफिस, खरीदा, पेमेंट भी किसने किया है, हेड ऑफिस ने किया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अच्छा मैंने ये क्या कर दिया, टू ब्रांच क्यों लिख दिया, एक सेकेंड, टू बैंक टू हाँ टू बैंक बैंक होगा, ब्रांच नहीं होगा ना, क्योंकि पेमेंट जो है वो इनके पास से गया है, तो इनका टू बैंक या कैश हो जाएगा। पेमेंट बोल दिया है मैम तो তাহলে बैंक या कैश। লিখতে হতো, हाँ बोलो, পুরো পয়েন্টটা তো ব্রাঞ্চে পে লিখতে হতো। কেন, পেমেন্ট তো হেড অফিস করেছে, তাহলে ব্রাঞ্চে কেন লিখবো। না না, মানে উপরে যে পয়েন্টটা আছে, যে এ নম্বর পয়েন্টে যে মানে হুম, রেকর্ড করতে অ্যাকচুয়ালি, তো মানে সেটা তো অ্যাকচুয়ালি নিজের জন্য না, সেটা তো মানে ব্রাঞ্চের ফিক্সড অ্যাসেট সেটা। হ্যাঁ তাহলে ব্রাঞ্চের ফিক্সড অ্যাসেট, এখানেও তুমি চাইলে ব্রাঞ্চ ফিক্সড অ্যাসেট লিখতে পারো, এটা বলছো তো। হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ এটা লিখতে পারি, অসুবিধা নেই। अच्छा, यहाँ पर कोई एंट्री होगा, हेड ऑफ ब्रांच में कोई एंट्री होगा इस रिगार्डिंग, नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं होगा ना, ये तो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस से रिलेटेड हो गया। सी, डेप्रिसिएशन ऑन द एबव, अब इस कंडीशन में डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन द एबव, मतलब ये सिचुएशन कि ये वाला, एक्चुअली ये वाला कि फिक्स्ड एसेट अकाउंट मेंटेन्ड एट हेड ऑफिस, अगर फिक्स्ड एसेट अकाउंट मेंटेन हो रहा है हेड ऑफिस में, हाँ बोलो, হেড অফিসের বইয়ে ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাকাউন্ট ডেবিট हेड ऑफिसर बुक से इन द डेप्रिसिएशन ডেবিট টু ফিক্স অ্যাসেট টু टू ব্রাঞ্চ ফিক্সড অ্যাসেট टू ब्रांच फिक्स्ड एसेट, এখানে ডেপ্রিসিয়েশন ডেবিট, আচ্ছা এখানে ওখানে তো কোনো এন্ট্রি হবে না, কারণ এটা তো পুরোটাই মেনটেন, ফিক্সড অ্যাসেটটা তো পুরো মেনটেন করছে। হ্যাঁ মেইনটেইন এট হেড অফিস হচ্ছে, কিন্তু পারচেজ কে করেছে, যদি পারচেজ এট ব্রাঞ্চ হয়, মানে আমি যদি করেছে। পয়েন্ট পয়েন্ট এ এর সাথে যাই তাহলে কি হবে, এটা ভাবো। আচ্ছা আচ্ছা, পয়েন্ট এর সঙ্গে हम्म, हम लोग पॉइंट ए के लिए ये वाला एंट्री करेंगे, ठीक है। एक मिनट, हम ना इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, तब तुम लोग को समझ में आ जाए। डेप्रिसिएशन ऑन द एबव, मतलब ये पॉइंट ए लिख लो, पॉइंट ए के हिसाब से हम लोग एंट्री क्या करेंगे, ডেপ্রিসিয়েশন টু হেড অফিস,
डेप्रिसिएशन टू हेड ऑफिस होगा, ये ठीक आ रहा है। देखो क्यों ऐसे होगा, डेप्रिसिएशन ये चार्ज करेगा क्योंकि फिक्स्ड एसेट परचेज एट ब्रांच हुआ है तो एक्सपेंसेस भी ब्रांच रिकॉर्ड करेगा, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस हो जाएगा। और ब्रांच क्या करे, सॉरी हेड ऑफिस क्या करेगा, हेड ऑफिस बोलेगा ब्रांच फिक्स्ड एसेट, ब्रांच का फिक्स्ड एसेट कम हो रहा है, ये फिक्स्ड एसेट को डेबिट या क्रेडिट कर सकता है। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड एसेट अकाउंट ये मेंटेन कर रहा है। समझो, फिक्स्ड एसेट का अकाउंट अगर हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है तो ये सिर्फ फिक्स्ड एसेट को डेबिट या क्रेडिट कर सकता है। अब डेप्रिसिएशन लगने पे फिक्स्ड एसेट क्रेडिट हो गया, ठीक है। डेप्रिसिएशन लगाएगा कौन, क्योंकि एसेट एक्चुअली यूज कौन कर रहा है, ब्रांच कर रहा है, तो उस पे लगेगा। तो बेसिकली ऐसे हो जाएगा। तुम लोग सिर्फ यहाँ पर सोचो कि एक्चुअली एंट्री फिक्स्ड एसेट पे क्या होता है, डेप्रिसिएशन लगने का डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट होता है। अब ये कौन रिकॉर्ड करेगा, ये कौन रिकॉर्ड करेगा, किसके यहाँ पर डेप्रिसिएशन डेबिट होगा, किसके यहाँ पर फिक्स्ड एसेट क्रेडिट होगा। अगर ये दो आइडेंटिफाई कर लेते, बाकी तो हेड ऑफिस और ब्रांच से सब्सटीट्यूट कर देंगे ना। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि इनके पास फिक्स्ड एसेट का अकाउंट है तो ये फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट करेंगे। हाँ, तो ये हो जाएगा ब्रांच और ये क्या हो जाएगा, हेड ऑफिस। ठीक है, इस तरह से सोचना पड़ेगा, ये हेड ऑफिस हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया हम लोगों का एंट्री कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक बार एंट्री ये वाला कंप्लीट हुआ। अच्छा, अब कुछ दो स्पेशल केस देखेंगे हम लोग, गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट। इसका क्या होता है यहाँ पर हम दिखा देते हैं। गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है, गुड्स इन ट्रांजिट हो ही सकता है, अगर हेड ऑफिस से ब्रांच में स्टॉक जा रहा है तो वो इन ट्रांजिट बन सकता है। अब ये है हेड ऑफिस, यहां से गुड्स भेजा गया था सपोज ब्रांच को, गुड्स सेंट फॉर ₹4 लाख, ठीक है। अब जब गुड्स भेजा गया तब हेड ऑफिस ने क्या एंट्री किया होगा, हेड ऑफिस ने क्या कर दिया होगा, ब्रांच को डेबिट किया होगा। कितने से डेबिट किया होगा, जितना स्टॉक उसने भेजा है ब्रांच को डेबिट किया होगा 4 लाख से, ठीक है। अच्छा, ब्रांच के पास स्टॉक रिसीव हुआ है सपोज 3,80,000, ठीक है। ये कब रिसीव हुआ है, ये रिसीव हुआ है 31 मार्च तक का, ये रिकॉर्ड दिख रहा है, ठीक है। और जो इसका मतलब इन ट्रांजिट में कितना हो जाता है, इन ट्रांजिट में हो गया हम लोग का 20,000, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख 20,000। देते इन ट्रांजिट में 20,000। अब ये रिसीव होगा सपोज 31 मार्च के बाद, मान लेते हैं ये 5 अप्रैल को रिसीव होगा, ठीक है। रिसीव हुआ है या फिर होगा, ऐसा अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि इन ट्रांजिट है, ये 5 अप्रैल तक रिसीव हो जाएगा, तो 31 मार्च तो ईयर एंड हो गया। अब दोनों को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ब्रांच के पास जब स्टॉक आया तो वो हेड ऑफिस को क्या करेगा, हेड ऑफिस को क्रेडिट करेगा। अभी आज ही तो हम लोगों ने देखा ना, ये देखो स्टार्टिंग वाला, ब्रांच टू गुड सेंड टू ब्रांच, गुड सेंड टू ब्रांच टू हेड ऑफिस, तो ये हेड ऑफिस को क्रेडिट करेगा। अमाउंट बताओ कितने से करेगा। বলছেন তো, হুম? মানে ব্রাঞ্চ বলছেন, মানে মানে হ্যাঁ, এটা কার বইতে আছে? নিচের বই? ব্রাঞ্চ ব্রাঞ্চ এই যে এইটা আর ওটা। ব্রাঞ্চ তো 20,000। 3,80,000 উপর। 20,000 দিয়ে ক্রেডিট করবে। ব্রাঞ্চের কাছে যতটা না মানে পৌঁছেছে গুড, অত। ও ব্রাঞ্চ আচ্ছা আচ্ছা 3,80,000 করবে। গুডস গুডস রিসিভ फ्रॉम এইচও টু এইচও 3,80,000। गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ टू एचओ 3,80,000 है ना। लेकिन यहाँ एक আর मिसमैच हो रहा है, देखो। तो फिर इन ट्रांजिट जो है इसका एंट्री किसको करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली तो 4 लाख का ही जो है मतलब स्टॉक आउटफ्लो हुआ है और ब्रांच के पास कभी ना कभी 4 लाख का ही स्टॉक इनफ्लो भी दिखेगा। आज नहीं दिख रहा है, 31 मार्च को तो नहीं दिख रहा है, बट 5 अप्रैल को तो ये दिखेगा। तो अब मुझे ये बताओ कि हमारे पास अगर सच में 4 लाख का गुड्स आउटफ्लो हुआ है तो 4 लाख को पूरा करने के लिए एंट्री किसे करना चाहिए, ब्रांच को करना चाहिए या हेड ऑफिस को करना चाहिए, मतलब नॉर्मल बताओ, अकाउंट छोड़ो।
किसको एंट्री करना चाहिए? इसके पास तो 4 लाख इसने भेजा, ये दिखा दिया 4 लाख, क्योंकि इसके पास से तो 4 लाख का इसके गोडाउन से स्टॉक चला गया है, तो ये 4 लाख का एंट्री किया। बट इसके पास 3 लाख 80 आया, तो इसने 3 लाख 80 का एंट्री किया। अब ये जो 20,000 का गैप दिख रहा है, वो गैप किसको भरपाई करना है? यहाँ करना है कि यहाँ करना है? मतलब मैथमेटिकली बताओ, यहाँ 20,000 दिखाना चाहिए, यहाँ 20,000 दिखाना चाहिए? बोलो। ब्रांच ब्रांच में दिखाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 20,000 का और भी एंट्री करना पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है कि जो रिसीविंग है पार्टी, ठीक है, चाहे वो हेड ऑफिस हो या फिर ब्रांच हो, जो रिसीवर है, रिसीवर शुड पास द एंट्री, ठीक है, एंट्री फॉर गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है। तो ये क्या है, और एंट्री कर दिया जाएगा इनके तरफ से। एंट्री कुछ इस तरह से होगा, गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट, इसको लिखा जाएगा गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू एचओ, ठीक है, टू एचओ। तो ये हो जाएगा 20,000। तो ये याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को, इसका लॉजिक भी मैंने बताया। जो रिसीवर पार्टी होगा उनको एंट्री करना पड़ता है। सिमिलरली और एक पॉइंट होता है कैश इन ट्रांजिट का, वो भी बताते हैं। अब ब्रांच जो है, सपोज ब्रांच जो है वो हेड ऑफिस को कैश भेज रहा है। ये तो होता है ना कि ब्रांच अपना जो भी कलेक्शन होता है हेड ऑफिस को भेज देता है। अब ब्रांच ने हेड ऑफिस को सपोज भेजा है 1 लाख, ठीक है, इसने सेंड कर दिया है कितना, 1 लाख। इसके पास आके पहुंचा है, इसने रिसीव्ड किया है 80,000, ठीक है। अगेन इन ट्रांजिट कितना हो गया, ये दोनों का जो डिफरेंस है वही इन ट्रांजिट हो जाएगा। इन ट्रांजिट हो जाता है 20,000। अब मुझे बोलो 20,000 का एंट्री किसे करना चाहिए? सेम कंसेप्ट के साथ बताना है, जो रिसीविंग होगा। रिसीविंग कौन है? ये, ठीक है, क्योंकि देखो ये एंट्री करेगा तो ये लॉजिकली जो है मैचअप हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगा, कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच, ठीक है। अगेन वही वाला बात, रिसीवर should pass the entry for कैश इन ट्रांजिट। मतलब कुछ भी इन ट्रांजिट वाला एंट्री कौन करेगा, जो रिसीवर पार्टी है, चाहे वो ब्रांच हो चाहे वो हेड ऑफिस हो। मेरे एग्जांपल में यहाँ पर रिसीवर हेड ऑफिस हुआ था, और ये वाले एग्जांपल में मैंने ब्रांच को किया था। अब ऐसा नहीं कि हमेशा ब्रांच ही रिसीवर होगा, हेड ऑफिस ही होगा, जैसा क्वेश्चन हमें बताएगा हम लोग उस हिसाब से चल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो हम लोगों ने क्वेश्चन जो भी है, मतलब एक कंसेप्ट बिल्डअप तो कर लिया, अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन करेंगे। আচ্ছা, দেখাতে বলছো তো, কথাটা কেটে কেটে এলো। হ্যাঁ, গুডস ইন ট্রানজিট। গুডস ইন ট্রানজিট, আচ্ছা। গুডস ইন ট্রানজিট টু এইচও, তাই তো? টু এইচও 20,000 20,000। হ্যাঁ, মানে নরমালি ফার্স্টে পাস করবে, তার সঙ্গে এটা এটা একটা গুডস ইন ট্রানজিট বলে একটা এন্ট্রি হবে, সেটা এখানে শো করতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা ইন ট্রানজিটের। আর যেটা রিসিভ হয়েছে ওটা তো দেখিয়েছি, ডেবিটটা এখানে হয়ে যাবে গুডস ফ্রম এইচও। আর এখানে হয়ে যাবে টু গুডস সেন্ড টু ব্রাंच। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर, আর ক্যাশ ইন ট্রানজিটটা কি হয়েছে, মানে ক্যাশ ইন ট্রানজিট টু এইচও। ক্যাশ ইন ট্রানজিট টু এইচও, হ্যাঁ, যে এইচও রিসিভার ছিল ওই জন্য कैश इन ट्रांजिट टू एचओ। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, गुड्स वर्थ 50,000 सेंट बाय हेड ऑफिस बट द ब्रांच हैज रिसीव्ड टिल द क्लोजिंग डेट गुड्स वर्थ 40,000 ओनली। गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच फॉर गुड्स इन ट्रांजिट। हमें बाकी चीजों का एंट्री नहीं करने बोला, जितना इन ट्रांजिट में है उसका एंट्री करने बोला है। पहले बताओ इन ट्रांजिट में कितना है।
बोलो इन ट्रांजिट में कितना है, कितना वैल्यूएशन का स्टॉक इन 10,000 ट्रांजिट है? 10,000। 10,000 का इन ट्रांजिट में। अब एंट्री कौन करेगा ये भी बता दो, एंट्री कौन करेगा? ब्रांच। हेड ऑफिस। ब्रांच करेगा। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, सही हुआ है, ब्रांच करेगा। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस और इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, ठीक है। तो जो रिसीवर होता है वही करेगा। तो किसने किसको गुड्स भेजा है? 50,000 सेंट बाय हेड ऑफिस। तो फिर रिसीव कौन करने वाला था? ब्रांच। उसने कम रिसीव किया है, तो जितना कम रिसीव किया उसका रीजन है गुड्स इन ट्रांजिट। तो गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस कितना हो जाएगा? 10,000। और हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? क्या हेड ऑफिस कोई एंट्री करेगा? बताओ। গুডস সেন্ড টু ব্রাঞ্চ। না এক্ষুনি বললাম না, শুধু রিসিভার এন্ট্রি করবে। এ তো 4 লাখ করেই নেবে, এ যতটা পাঠিয়েছে ততটার এন্ট্রি করেই দেবে। কিন্তু হ্যাঁ এর মানে আমি কম ওটাই রিসিভ বলতে হয়েছে। আচ্ছা। মানে শুধু গুডস ইন ট্রানজিট রিলেটেড এন্ট্রিটা জিজ্ঞেস করছেন তো? হ্যাঁ এই দেখো এখানে তাই বলেছে, আমরা সেই জন্য 50,000-এর কোনো এন্ট্রি করব না, আমরা শুধু 10,000-এর হ্যাঁ, এন্ট্রিটা হ্যাঁ, করব, সেটা শুধু কার বুকসে 10,000 হবে। এন্ট্রি হবে। হ্যাঁ তাহলে ওটাই ব্রাঞ্চে। हाँ, इसमें लिखना पड़ेगा नो एंट्री। ये लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है कि बताओ इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस और इन द बुक्स ऑफ ब्रांच क्या होगा। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बोल दिया है कि इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस और इन द बुक्स ऑफ ब्रांच क्या होगा, तो यहाँ नो एंट्री लिखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि ये जर्नल एंट्री वाला टॉपिक हो गया। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग गुड्स इन ट्रांजिट वर्थ रुपीज 10,000, ठीक है। बस इतना ही है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना है। लेकिन हम लोग को 50,000 का एंट्री नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें बोला है, पढ़ के देखो, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच फॉर गुड्स इन ट्रांजिट। तो अगर सिर्फ गुड्स इन ट्रांजिट का एंट्री है तो ओनली 10,000 रिगार्डिंग एंट्री होगा, जो कि सिर्फ रिसीविंग वालों का होगा, सेंडर वालों का नहीं होगा। मतलब हेड ऑफिस में नो एंट्री लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ एंट्री लिख देते हम लोग कुछ भी तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर ही ये देखो, यहाँ पर क्या बोला है? अल्प्स हैविंग हेड ऑफिस इन मुंबई हैज ए ब्रांच इन नागपुर। हेड ऑफिस है मुंबई में इनका, और ब्रांच जो है वो है नागपुर में। द ब्रांच एट नागपुर इज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच मेंटेनिंग सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। On 31st March 2001, it was found that goods dispatched by head office for 2 lakh, मतलब हेड ऑफिस से यहाँ पर 2 लाख का सामान भेज दिया गया, was received by the branch only to the extent of 1,50,000, बट ब्रांच के पास आके जो पहुंचा है उसका वैल्यू है 1,50,000, ठीक है। द बैलेंस गुड्स आर इन ट्रांजिट, बता दिया है कि क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि वो इन ट्रांजिट में है। तो ट्रांजिट में कितना है? 50,000, ठीक है। व्हाट इज द अकाउंटिंग एंट्री टू बी पास्ड बाय द ब्रांच फॉर रिकॉर्डिंग द गुड्स इन ट्रांजिट इन इट्स बुक्स। यहाँ पर बोल दिया है सिर्फ और सिर्फ ब्रांच के बुक्स में बताओ एंट्री क्या होगा। बोलो ब्रांच के बुक्स में एंट्री क्या होगा, मतलब नागपुर में। गुड्स इन बोलो। ट्रांजिट टू एच। हाँ, गुड्स इन ट्रांजिट टू एच। टू एच ओ। अब अमाउंट हो जाएगा हम लोग का, दोनों का डिफरेंस 1,50,000 पहुंचा 2 लाख में से, मतलब 50,000। being goods sent by head office to branch are in transit 50,000 का इन ट्रांजिट में रह गया, ठीक है।
अच्छा, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्या बोला है देखो, यहाँ पर बोल रहा है सो एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एट द एंड ऑफ अप्रैल 2001 फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन, ठीक है, एज्यूमिंग दैट ओनली हेड ऑफिस मेंटेन डिफरेंट ब्रांच अकाउंट्स इन इट्स बुक्स। इसके बारे में मैंने पहले भी बोला कि अलग अलग ब्रांच का बुक्स कौन मेंटेन करता है, हेड ऑफिस मेंटेन करता है। अगर ब्रांच टू ब्रांच में कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो वो भाया हेड ऑफिस दिखा दिया जाएगा, ठीक है, अलग से दिखाने का हमारा जरूरत नहीं होगा, वो हम लोग भाया हेड ऑफिस दिखा सकते हैं। अच्छा, तो अच्छा इसके पहले ना और एक जर्नल एंट्री वाला है वो कर लेते, इसके बाद ये वाला करेंगे, क्योंकि जर्नल पहले कंप्लीट कर लेते, उसमें ना एक रेक्टिफिकेशन भी है, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर ये वाला टाइप का सम देखते हैं। 4th नंबर वाला जर्नल एंट्री है, इसके बाद वो करेंगे, तो 4th नंबर वाला पहले कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर बोला है देखो, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्रांच ए टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग। मैंने बोला ना रेक्टिफिकेशन का एक क्वेश्चन है, तो रेक्टिफिकेशन में क्या क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बोला है देखो, head office expenses 3500 allocated to the branch but not recorded in the branch books। बोल रहा है कि हेड ऑफिस का एक्सपेंसेस है, एलोकेट किया है ब्रांच को, वही वाला जो मैंने एक एग्जांपल दिया ना, हेड ऑफिस ने 3500 एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल दिया था, एलोकेट किया है ब्रांच को, बट ब्रांच ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया है। तो ये कैसा रेक्टिफिकेशन है, ये कैसा सॉरी ये कैसा एरर है, एरर ऑफ ओमिशन है। ओमिशन का मतलब एंट्री ही किया नहीं, हाँ, तो फिर अगर एंट्री नहीं हुआ है तो एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ गलत एंट्री होता है तो उसे रेक्टिफाई किया जाता है, लेकिन जब हम लोगों ने वो एंट्री पास ही नहीं किया तो अभी एंट्री पास करना पड़ेगा। तो एंट्री पास करने से क्या होगा, तुम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर बना सकते हो, जर्नल इन द बुक्स ऑफ ऐसे करके, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, बाकी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जर्नल के लिए तुम लोग को, पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं। तो बताओ एंट्री क्या होगा, एंट्री नहीं किया है अभी एंट्री कर देंगे, क्या होगा, अभी सीखा था ना हम लोगों ने, हाँ, एक्सपेंसेस डेबिट टू क्या होगा, एचओ, टू एच ओ हो जाएगा, जितना वैल्यू है उतने से कर देंगे, 3500। इसका नैरेशन भी तुम लोग लिख लोगे, बीइंग एक्सपेंसेस एलोकेटेड नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है, ये रिकॉर्डेड नहीं था तो इसको हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, ये हम लोगों ने रेक्टिफाई कर लिया। फिर पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं क्या बोला है, डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच एसेट हुज अकाउंट्स आर केप्ट बाय द हेड ऑफिस। ब्रांच का एसेट है और जिसका अकाउंट मेंटेन करता है हेड ऑफिस, नॉट प्रोवाइडेड, पहले डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं किया गया था जो कि 1500 का था, ये भी वही एरर ऑफ ओमिशन हो गया। इसका मतलब हम लोग को अभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो ब्रांच के बुक्स में हम लोग सारा एंट्री कर रहे हैं, तो ब्रांच इसका क्या एंट्री करेगा, डेप्रिसिएशन टू हेड ऑफिस। यस, हाँ बोलो, सही बात है, डेप्रिसिएशन टू हेड ऑफिस, ठीक है, तुम लोग पूरा लिखोगे हेड ऑफिस बोल के, ऐसे मतलब सिर्फ एचओ लिखने से नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा वैल्यू 1500, डेप्रिसिएशन नॉट रिकॉर्डेड अर्लियर नाउ रिकॉर्डेड, ऐसे लिख देते हैं, डेप्रिसिएशन रिकॉर्डेड नॉट रिकॉर्डेड अर्लियर नाउ रिकॉर्डेड फॉर 1500। अच्छा, डेप्रिसिएशन नेक्स्ट नॉट রেকর্ড তো হবে নাকি? ডেপ্রিসিয়েশন নট রেকর্ডেড, হ্যাঁ সেটা লিখলেও হয়, রেকর্ডেড ছিল না এখন রেকর্ড করে দিয়েছি। अच्छा, 3rd नंबर पे देखो, ब्रांच पेड 2000 एज सैलरी टू हेड ऑफिस, ब्रांच ने सैलरी पे किया है हेड ऑफिस को, नहीं ब्रांच, हाँ ब्रांच ने पे किया है 2000 सैलरी हेड ऑफिस को, इंस्पेक्टर बट हेड ऑफिस इंस्पेक्टर, अच्छा मतलब हेड ऑफिस के तरफ से जो इंस्पेक्ट करने आए थे उनको 2000 ब्रांच ने पे किया, बट द अमाउंट पेड हैज बीन डेबिटेड बाय द ब्रांच टू सैलरीज अकाउंट, बट ब्रांच ने वो डायरेक्टली सैलरीज अकाउंट में क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। तो यहाँ पर गलती क्या हुआ है देखो, हम लिख के दिखाते हैं, देखो जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें हेड ऑफिस और ये मैंने लिख दिया ब्रांच, ठीक है, तो जो एंट्री होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बोल रहा है कि ब्रांच पे 2000 एज सैलरी टू ए
हेड ऑफिस इंस्पेक्टर, तो ब्रांच ने पे किया है तो ब्रांच को करना चाहिए था। हाँ बोलो। হেড অফিস টু স্যালারিজ হবে অ্যাকচুয়াল এন্ট্রিটা। হেড অফিস টু স্যালারি না, রেকটিফাইড এন্ট্রিটা হেড অফিস টু স্যালারি না, এটা হবে হ্যাঁ हेड ऑफिस टू सैलरी হবে, हाँ हेड ऑफिस टू सैलरी होगा, हाँ सही बात है, एक्चुअल एंट्री वो वाला ही होगा। अच्छा देखो ब्रांच ने क्या किया है, ब्रांच को करना क्या चाहिए, टू कैश, क्योंकि ब्रांच ने खर्चा पे किया है। और यहाँ पर बट द अमाउंट पेड हैज बीन डेबिटेड बाय द ब्रांच टू सैलरीज अकाउंट, बट ब्रांच ने गलती क्या किया, उसको सैलरीज अकाउंट में डेबिट कर दिया है, ब्रांच ने ऐसे किया है सैलरीज टू कैश, ठीक है, ब्रांच ने ये किया है, जबकि उनको करना चाहिए था हेड ऑफिस टू कैश, ठीक है। और हेड ऑफिस को क्या एंट्री करना चाहिए था, हेड ऑफिस को करना चाहिए था सैलरीज टू ब्रांच, ये करना चाहिए था। सोच के देखो यहाँ पर क्या बोला है, ब्रांच ने पे किया है 2000, तो ब्रांच का टू कैश होना चाहिए, ठीक है, एज सैलरी टू ए हेड ऑफिस इंस्पेक्टर, बट हेड ऑफिस इंस्पेक्टर जो है वो किसका है, वो हेड ऑफिस का है, तो सैलरी डेबिट इनको करना चाहिए, ब्रांच ने पेमेंट किया तो टू कैश हो जाएगा, यहाँ हेड ऑफिस डेबिट, यहाँ पर ब्रांच क्रेडिट। बट इन्होंने ब्रांच ने जो गलत किया है, रॉन्ग एंट्री किया है, वो क्या किया है, सैलरी टू कैश कर दिया है, ठीक है। तो इनके बुक्स में तो सैलरी डेबिट नहीं होना चाहिए, तो रेक्टिफाई कैसे होगा, जो गलत हुआ है उसे सही करो, हेड ऑफिस डेबिट होना चाहिए, हेड ऑफिस को डेबिट करेंगे, टू कैश होना चाहिए, टू कैश किया गया है। अच्छा सैलरी का कोई यहाँ पर जरूरत नहीं था तो सैलरी को क्रेडिट करेंगे, तो ये हो गया रेक्टिफाइड एंट्री, हेड ऑफिस टू सैलरी, ठीक है, इस तरह से होगा हेड ऑफिस टू सैलरी। तो मैंने पहले क्या किया, सही एंट्री लिखा, फिर रॉन्ग एंट्री लिखा, फिर रेक्टिफाइड किया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज, ये हो गया বলছি रेक्टिफाइड एंट्री। মানে করাটা কম্পালসারি, হ্যাঁ বলো। মানে কারেক্ট এন্ট্রি রং এন্ট্রি তারপরে পুরোটা এরকম করে দেখাতে লাগবে? না দেখাতে লাগবে না, এটা তো আমি বোঝাবার জন্য বলছি, डायरेक्ट করতে পারলে কোনো অসুবিধা নেই। यहाँ पर इसको लिख देते बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास्ट फॉर सैलरी पेड टू HO इंस्पेक्टर। अच्छा फोर्थ नंबर पे देखो, यहाँ पर क्या बोला है, हेड ऑफिस कलेक्टेड 10,000 डायरेक्टली फ्रॉम ए कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रांच, ब्रांच के बिहाफ में हेड ऑफिस ने 10,000 कलेक्ट किया है, तो हेड ऑफिस अपने बुक्स में क्या लिखेगा, कैश अकाउंट को डेबिट करेगा, ठीक है, और ब्रांच को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा टू ब्रांच, और ब्रांच को इसके रिगार्डिंग क्या एंट्री करना चाहिए, अब आगे पढ़ लेते क्या बोला है, बट नो इंटीमेशन टू दिस इफेक्ट हैज बीन रिसीव्ड बाय द ब्रांच, बट इन्होंने ब्रांच को कुछ बताया नहीं, तो ब्रांच को अगर बता दिया जाता तो एंट्री क्या होता, ब्रांच बोलेगा मेरा डेटर कम हो गया, ब्रांच को बता देता तो ब्रांच बोलता मेरा डेटर कम हो गया, और हेड ऑफिस को यहाँ पर क्या कर लेता, हेड ऑफिस को डेबिट कर लेता, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने कुछ बताया ही नहीं, तो बताया नहीं है तो गलत एंट्री तो हुआ नहीं, ये वाला एंट्री हुआ ही नहीं, ये वाला एंट्री पास ही नहीं हुआ, तो यही वाला एंट्री अभी हम लोगों को पास करना चाहिए, हेड ऑफिस टू डेटर, ठीक है। ये एंट्री इन्होंने पास नहीं किया, अभी पास कर देंगे, हेड ऑफिस टू डेटर कितने से हो जाएगा 10,000, तो यहाँ पर लिख देते हैं being cash received from customer directly by head office not recorded earlier, पहले रिकॉर्ड नहीं हुआ था अभी रिकॉर्ड हो गया। अच्छा फिफ्थ नंबर पे देखो क्या बोल रहा है, ए रेमिटेंस ऑफ 15,000 सेंट बाय द ब्रांच हैज नॉट येट बीन रिसीव्ड बाय द हेड ऑफिस। अच्छा मतलब इसमें क्या एंट्री होगा, बोल रहा है कि
रेमिटेंस किया गया था 15,000, बट अभी तक किसने किया था? ब्रांच ने किया था। किसको किया था? हेड ऑफिस को। बट हेड ऑफिस को नहीं मिला, यानी इन ट्रांजिट में है। तो क्या यहाँ पर एंट्री होगा? कैश हाँ, इन ट्रांजिट हेड नो ऑफिस। एंट्री হবে, नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, नो एंट्री। क्योंकि यहाँ पर नो एंट्री होगा। अगर तुम लोग वो वाला गुड्स इन ट्रांजिट लिख दोगे बाई चांस तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रिसीविंग पार्टी के बुक्स में इन ट्रांजिट का एंट्री होता है। ये ब्रांच है और इस बार ब्रांच रिसीविंग पार्टी नहीं है। पैसा ब्रांच ने हेड ऑफिस को दिया था, तो हेड ऑफिस रिसीविंग पार्टी है, तो इसके लिए नो एंट्री हो जाएगा। ठीक है, इस पे हमें एंट्री लिखना नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लास्ट पॉइंट, branch A incurred advertisement expenses of 3,000 on behalf of branch B. branch B ने branch A के behalf में expenses पे किया है, तो क्या एंट्री होगा? तो पहले अगर तुम लोग इसको थोड़ा सा एनालाइज करना चाहो तो कर सकते हो ऐसे, ब्रांच ए और ब्रांच बी। ठीक है, तो एक दूसरे ब्रांच ए ने एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस 3,000 किया है ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच बी, ब्रांच बी के बिहाफ में। लेकिन ये अपने बुक्स में, ए अपने बुक्स में बी का अकाउंट नहीं दिखाएगा, बी अपने बुक्स में ए का अकाउंट नहीं दिखाएगा। ये लोग जो भी करेंगे भाया हेड ऑफिस करेंगे। ठीक है, तो पहले बात है कि ब्रांच ए ने एक्सपेंसेस जो है वो पे किया है, तो इसका टू कैश हो जाएगा। ठीक है, टू कैश या बैंक। तो ए किसको डेबिट करेगा? इसका एक पार्ट तो क्रेडिट तो पता चल गया, डेबिट किसको करेगा? वैसे तो बी को करना चाहिए, बट ये तो अलाउड नहीं है, तो डेबिट किसको करेगा? অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এক্সপেন্স। না, এর তো নয়, অ্যাডভার্টাইজমেন্টের খরচাটা তো অ্যাকচুয়ালি ব্রাঞ্চ বি এর। আচ্ছা, এইচও। हाँ, एचओ को करेगा ना, एचओ अकाउंट को डेबिट करेगा। और ब्रांच बी क्या करेगा? वो बोलेगा मेरा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को डेबिट करेगा। टू क्या करेगा? अब ये ए को करना चाहिए, बट ए को करना तो अलाउड नहीं है ना। ए का बुक्स ये अपने पास नहीं ओपन कर सकता है, जो भी करना है हेड ऑफिस के हिसाब से। तो टू এইচও। एचओ, और एचओ क्या एंट्री करेगा? अगर हम लोगों को ये भी पूछ लेता, हमें तो ये पूछा है, ठीक है, आंसर हमें मिल गया, बट एचओ अगर एंट्री करता तो क्या एंट्री करता? ब्रांच बी टू ब्रांच ए। हाँ, यहाँ पर हो जाएगा डेबिट द रिसीवर टू क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो जो गिवर है वो तो ए है, बी टू ए हो जाता। अब हमें क्या एंट्री करना है? ब्रांच ए इनकर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ 3,000 ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच बी। तो हम लोग को एंट्री करना है ब्रांच अकाउंट में। तो क्या एंट्री होगा? हमारा शायद ब्रांच ए अकाउंट चल तो रहा है, हेड ऑफिस टू कैश। हाँ, ब्रांच ए के बुक्स में एंट्री करने बोला है, तो ए वाला एंट्री कर देंगे। एंट्री नहीं हुआ था, ये वाला एंट्री हो जाएगा, ये वाला, हेड ऑफिस टू कैश या बैंक। हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 3,000 being advertisement expenses paid by branch A for on behalf of branch B, on behalf of branch B। ठीक है, लेकिन हमें हमेशा हेड ऑफिस के थ्रू से ही करना होता है, तो वही हम लोगों ने कर लिया, हेड ऑफिस के थ्रू से ही कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन करके देख सकते हैं, ये काफी आसान है ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पर हमें बोला था एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करना है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एट द एंड ऑफ अप्रैल फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन एज्यूमिंग दैट ओनली हेड ऑफिस मेंटेन डिफरेंट ब्रांच अकाउंट्स इन इट्स बुक्स। ठीक है, तो क्या क्या है देखो, दिल्ली ब्रांच का कुछ ट्रांजैक्शन बोल रखा है, received goods from Mumbai and Kolkata, sent goods to Chennai, bills receivable received, acceptance sent to मुंबई और कोलकाता। ठीक है, तो दिल्ली ब्रांच का ट्रांजैक्शन बता रखा है विथ अदर ब्रांच। ठीक है, मुंबई ब्रांच का ट्रांजैक्शन बता रखा है विथ अदर ब्रांच, और चेन्नई ब्रांच का ट्रांजैक्शन बता रखा है विथ अदर ब्रांच। ठीक है, और कोलकाता ब्रांच का भी ट्रांजैक्शन बता रखा है विथ अदर ब्रांच। हमें क्या करना है?
हम लोगों को पता है कि एक ब्रांच दूसरे ब्रांच का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेगा, ठीक है, जो भी करेगा भाया हेड ऑफिस करेगा। तो हम लोग को ऐसा एक सिंगल एंट्री पास करना है जो हेड ऑफिस अपने बुक्स में पास कर सकता है। जैसे अभी मैंने 3 एंट्री लिख के दिखाया था ना, उससे ये वाला हम लोगों को, क्योंकि ब्रांच ए के बुक्स में बोला था और हेड ऑफिस के बुक्स में हम लोग का क्या आया था, ब्रांच हेड ऑफिस के बुक्स में हम लोग का एंट्री आया था B2A। तो वही वाला हमें एंट्री यहाँ पर दिखाना है कि हेड ऑफिस ये सबका नेट एंट्री क्या करेगा, ठीक है। तो इसके लिए कैसे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ एक कॉलम बना लेंगे, ठीक है, कॉलमनर फॉर्म में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पर्टिकुलर्स, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेते हैं दिल्ली ब्रांच, जितने भी ब्रांच है उन सबका ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं। दिल्ली ब्रांच, मुंबई ब्रांच, अच्छा चेन्नई, कोलकाता, अच्छा। अब यहाँ पर सबसे पहले दिखाते हैं दिल्ली ब्रांच। देखो यहाँ दिल्ली का ही डिटेल्स दे रखा है ना, तो सबसे पहले हम दिल्ली ब्रांच वाला ही लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दिल्ली ब्रांच का पहला ट्रांजैक्शन, देखो रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम मुंबई, रिसीव्ड गुड्स यहाँ पर लिखते हैं पहला ट्रांजैक्शन रिसीव्ड गुड्स, ठीक है। किससे गुड्स रिसीव हुआ है, मुंबई से रिसीव हुआ है, कितना 35,000 और कोलकाता से 15,000। तो हम यहाँ पर लिखते हैं दिल्ली ब्रांच ने गुड्स रिसीव किया है मुंबई से 35,000, ये लिखा हुआ है, ठीक है। 35,000 कैसे होगा मैं एक दिखा देता हूँ। और यहाँ पर कोलकाता क्रेडिट में हो गया, हाँ ये डेबिट होगा कि क्रेडिट ये बताओ। और दिल्ली में कितना आ जाएगा टोटल 50 50,000 डेबिट 50,000, हाँ इनका हो जाएगा डेबिट, ठीक है। इनका हो गया डेबिट और इन दोनों का क्या हो जाएगा क्रेडिट क्रेडिट, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर नहीं आ रहा है ट्रांजैक्शन। तो दिल्ली गुड्स ने रिसीव किया, दिल्ली ब्रांच ने रिसीव किया, इसीलिए इनका डेबिट हो गया, इन दोनों ने सेंड किया, इनका क्रेडिट कर दिया मैंने, ठीक है। फिर देखो सेंड गुड्स टू चेन्नई और कोलकाता, तो सेकंड लिखेंगे सेंट गुड्स। तो कितना कितना है, चेन्नई में 25,000, चेन्नई में 25,000 और कोलकाता में है 20,000, कोलकाता में लिख देते 20,000। अब ये जो है इसका टोटल भी कर लेते 25 और 20, दिल्ली ब्रांच से ये टोटल आउटफ्लो हुआ है 45,000, तो आउटफ्लो होने से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हाँ इसका क्रेडिट हो जाएगा, इन दोनों का रिसीव हुआ है डेबिट हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है बिल्स रिसीवेबल रिसिप्ट फ्रॉम चेन्नई, BR रिसिप्ट, हम BR लिख देते हैं एक बार, ठीक है, BR रिसिप्ट। अच्छा कितना अमाउंट है, रिसिप्ट फ्रॉम चेन्नई है 20,000, चेन्नई तो चेन्नई वाला ये वाला है 20,000 और दिल्ली में आएगा 20,000, लेकिन कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, बिल्स रिसीवेबल मिला है दिल्ली ब्रांच को मिला है, तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट किसके बुक्स में होगा, डेबिट दिल्ली ब्रांच में, हाँ। और इसमें दिल्ली क्या हो जाएगा, हाँ ये क्रेडिट हो जाएगा क्रेडिट चेन्नई, हाँ। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, और एक ट्रांजैक्शन बोला था एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस सेंड टू मुंबई और कोलकाता। एक्सेप्टेंस का मतलब बीपी को लेना, ठीक है, बीपी जो है उसको साइन करके उसको मतलब एक्सेप्ट करना कि हाँ हम बिल्स पेबल को एक्सेप्ट करते हैं। 25,000 मुंबई, 25,000 मुंबई और कोलकाता 10,000, तो टोटल हो गया 35,000। अब एक्सेप्ट करने से लाइबिलिटी बढ़ेगा, तो लाइबिलिटी बढ़ने से क्या हो जाएगा, दिल्ली ब्रांच में क्रेडिट होगा और इन दोनों का क्या हो जाएगा, डेबिट हो सही है जाएगा। हाँ अच्छा अब ये हो गया, अब नेक्स्ट हम लोग दूसरा ब्रांच लिखते हैं, दिल्ली ब्रांच हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है, मुंबई। पॉइंट 1 मुंबई ब्रांच में है रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम कोलकाता, रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम कोलकाता, ठीक है।
तो मुंबई ब्रांच में गुड्स आया है, कोलकाता से कितना है रिसिप्ट गुड्स। अच्छा ये कोलकाता लिखने का तो जरूरत नहीं था, हम वहां पर भी दिखा सकते हैं, यहाँ बेकार में ज्यादा जगह लग रहा है, रिसिप्ट गुड्स लिख दिया मैंने। अच्छा अब ये है मुंबई ब्रांच में, कोलकाता से 15, दिल्ली से 20 यानी 35, ठीक है। तो 35 आ जाएगा मुंबई ब्रांच में, यहाँ पर लिखेंगे 35,000 आ गया। और भेजा किसने किसने है, दिल्ली ब्रांच ने भेजा है, दिल्ली ब्रांच ने कितना भेजा है 20,000, यहाँ दिल्ली वाला लिख लेते हैं। और कोलकाता ब्रांच ने भेजा है 15,000, ये कोलकाता वाला है। अच्छा अब इसका डेबिट क्रेडिट लिख लेते हैं, इन्होंने भेजा है तो ये क्रेडिट, इनके पास आया तो ये डेबिट, ये क्रेडिट है ना। अच्छा सेकंड, कैश सेंड टू दिल्ली, कैश सेंट, ठीक है, कैश भेजा गया है, दिल्ली में भेजा गया है, ठीक है। तो मुंबई से दिल्ली गया है, अच्छा दिल्ली कोलकाता दोनों ही 15 और 7, तो दिल्ली मतलब ये वाला 15 और कोलकाता मतलब 7,000, और 15 और 7 दोनों मिला के 22 यहाँ पर आ जाएगा मुंबई वाले में, क्योंकि ये तो मुंबई ब्रांच का ट्रांजैक्शन लिख रहे, ठीक जगह पे लिखा है, हाँ ठीक जगह पे लिखा है मैंने। कैश जो है इन्होंने भेजा है, तो जिसने भेजा है वो है मुंबई ब्रांच, तो मुंबई ब्रांच का क्या हो जाएगा क्रेडिट। क्रेडिट, और बाकी इन दोनों का डेबिट और डेबिट, हाँ दोनों जगह पे डेबिट हो गया। अच्छा ये हो गया मुंबई ब्रांच का, इसका 2 ही ट्रांजैक्शन था, मुंबई ब्रांच का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लिखेंगे चेन्नई, चेन्नई में भी 2 ट्रांजैक्शन है, रिसीव्ड गुड्स, रिसीव्ड गुड्स है और सेंट नहीं, रिसिप्ट है एक्सेप्टेंस है। अच्छा ठीक है, रिसिप्ट गुड्स फ्रॉम कोलकाता 30,000, रिसिप्ट गुड्स फ्रॉम कोलकाता 30,000, तो यहाँ पर 30,000 लिख देते हैं, कोलकाता ये लास्ट वाला है, और चेन्नई मतलब इसके यहाँ पर लिखा है मैंने 30, तो एक का डेबिट, ये दोनों जगह पे तो कुछ नहीं होगा, एक का डेबिट हो जाएगा एक का क्रेडिट हो जाएगा। रिसिप्ट गुड्स चेन्नई ब्रांच ने रिसीव किया है तो इनका क्या हो जाएगा डेबिट। इनका हो जाएगा डेबिट, और इनका हो जाएगा क्रेडिट। क्रेडिट। अच्छा और ये वाला क्या था, एक्सेप्टेंस एंड कैश सेंट, एक्सेप्टेंस एंड कैश सेंट। अच्छा तो कोलकाता को कैश सेंट किया गया, एक्सेप्ट 20,000 एंड 10,000, 20 एंड 10। अच्छा कोलकाता ब्रांच में ही दोनों हो रहा है, अच्छा कोलकाता ब्रांच में ही दोनों हो रहा है, 20,000 भी, हाँ तो 30,000 का दिखाना पड़ेगा ना। अच्छा 30,000 और यहाँ पर भी 30, क्या चेन्नई लिखेंगे 30 क्रेडिट। चेन्नई के 8 इसका, হবে আর টোটাল ডেবিট হবে। हाँ ऐसे हो गया। अच्छा ये चेन्नई वाला भी कंप्लीट हो गया, चेन्नई के बाद बचा कोलकाता, लास्ट कोलकाता सेंट है, सेंट गुड्स पहले, पेड कैश था, वैसे ही तो देखा मैंने, हाँ पेड कैश और एक्सेप्टेंस। अच्छा सेंट गुड्स है, सेंट गुड्स टू चेन्नई 35,000, 35,000 ये चेन्नई वाला है, यहाँ पर कोलकाता वाला है 35,000, तो एक का डेबिट एक का क्रेडिट, तो कोलकाता ब्रांच ने सेंड किया तो इनका, ये कोलकाता वाला था ना, ये क्रेडिट हो जाएगा, हाँ ये डेबिट, और बाकी में कुछ नहीं रहेगा। पेड कैश टू चेन्नई, चेन्नई को 15,000 पे किया गया है, तो फिर क्या होगा यहाँ पर 15, चेन्नई चेन्नई डेबिट होगा क्रेडिट। अच्छा ये वाला डेबिट होगा ना, और ये वाला क्रेडिट होगा, और लास्ट है एक्सेप्टेंस सेंड टू चेन्नई, चेन्नई को एक्सेप्टेंस भेजा गया 15,000, 15,000 एक्सेप्टेंस भेजने से, हाँ किसका क्रेडिट होगा कोलकाता।
कोलकाता का क्रेडिट होगा और इनका डेबिट हो जाएगा। अच्छा, बस और तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पर हमें करना है टोटल, ठीक है, लेकिन मेरा हो गया थोड़ा सा जगह यहाँ शॉर्ट हो गया, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर हो जाने से ठीक है, समझने में आसानी होगा। अब हम लोग को टोटल करना पड़ेगा, तो टोटल करना पड़ेगा लेकिन डेबिट क्रेडिट के हिसाब से, ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट के हिसाब से करेंगे। 50,000 पहले डेबिट डेबिट कर लेते हैं। 50, यहाँ पर 20, 70, 70 और ये हो गया 85। 85 हो रहा है मेरा डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट चेक करते हैं। 20 और ये हो गया 35 और 45। तो 20 और 30 50, 50 और यहाँ पर 5 5 10 60, 60 और 40 1 लाख हो गया। 1 लाख क्रेडिट। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1 लाख माइनस 85,000 कितना आएगा? 15,000। 15,000 क्रेडिट दिल्ली हाँ ब्रांच है। हाँ 15,000 क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिख देते हैं यहाँ पर लिख रहे हैं हम 15,000 क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर चेक करते हैं। 35 क्रेडिट है, 22 क्रेडिट है। क्रेडिट क्रेडिट का टोटल करते हैं 7 और ये हो गया 57 क्रेडिट हो गया। और ये दोनों डेबिट है। 5 5 25 और 5 ये 60 डेबिट है। तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 3,000। कितना हो जाएगा? 3,000 3,000 डेबिट। हाँ 3,000 डेबिट हो जाएगा। इसमें लिख लेते हैं 3,000 डेबिट। 3,000 ये हो गया डेबिट। अच्छा, बाकी यहाँ पर चेक करते हैं फिर से। डेबिट में है 25 और क्रेडिट में है 20। इन दोनों का नेट कर दे, 5,000 डेबिट हो गया। अब नीचे देखते हैं। 5,000 डेबिट और यहाँ पर 30,000 डेबिट और 5,000, 5 और 5 मतलब ये हो गया 5 5 10 10 और 60 70,000 और 70,000 और डेबिट भी है। और এটা 15 15 30 मतलब 1 लाख डेबिट हो गया। और क्रेडिट हो रहा है 30। तो 1 लाख और 30 का 70,000 डिफरेंस डेबिट कत? 70। 70,000 डेबिट हाँ नेट आंसर। 70,000, हाँ नेट आंसर 70,000 डेबिट हो जाएगा। अच्छा, और ये वाला बच्चा लास्ट, यहाँ पर देखते हैं। 15,000 क्रेडिट 20,000 डेबिट मतलब 5,000 डेबिट, 5,000 डेबिट और 10,000 डेबिट मतलब 15,000 डेबिट। 15 और 15 में कैंसिल हो गया डेबिट क्रेडिट में। अच्छा, 7,000 डेबिट और 30,000 8,000 डेबिट। क्रेडिट, कत হচ্ছে? 58,000 क्रेडिट 8,000 क्रेडिट। अच्छा नेट 58,000 बैलेंस। क्रेडिट। अच्छा 58,000 क्रेडिट। अच्छा, अब हम लोग इसका एक एंट्री पास करेंगे। कैसे हो जाएगा? ये कौन पास करेगा? हेड ऑफिस, क्योंकि हेड ऑफिस सारे ब्रांचेस का ट्रांजैक्शन रखता है। तो ये कौन सा ब्रांच है? डेबिट डेबिट टू क्रेडिट। ये दोनों मिडिल वाला क्या था? मुंबई और चेन्नई, ये डेबिट हो जाएगा। मुंबई मुंबई, ब्रांच अकाउंट डेबिट हाँ 3,000, चेन्नई ब्रांच अकाउंट डेबिट 70,000, टू दिल्ली ब्रांच 15,000, टू कोलकाता ब्रांच 58,000। अच्छा 70,000, 70,000 टू दिल्ली ब्रांच 15,000, टू कोलकाता ब्रांच 58,000, 58,000 कोलकाता। मिलेगा 73,000। अच्छा, दोनों साइड टैली हो जा रहा है। 73,000। अच्छा, ये कौन एंट्री किया? ये हेड ऑफिस किया। वही हमें बोला था कि एक ऐसा एंट्री करो ताकि हेड ऑफिस का बुक्स जो है वो मतलब जो भी इंटर ट्रांजैक्शन हुआ है, देखो इसको बोलते हैं इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन, वो हम लोग रिकॉर्ड कर पाए। तो देखो छोटा छोटा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 और 4 ये सारा ही हो गया। 5 भी मैंने करवा दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर 6 मुझे याद नहीं करवाया कि नहीं। अब कर सकते हो तुम लोग। जितना भी क्वेश्चन हम लोग का डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का है, अगर कुछ बाकी है तो तुम लोग ये पीडीएफ से देख के कर सकते हो। मुझे तो याद नहीं है कुछ बाकी है कि नहीं, देखना पड़ेगा। लेकिन आज हम लोगों ने जो कवर अप किया दैट इज इंडिपेंडेंट ब्रांच का एक पोर्शन कवर कर लिया, ठीक है। बाकी इसमें जो है एक फॉरेन ब्रांच का भी कंसेप्ट होता है, वो भी करेंगे। देख लेते पहले, बाकी अगर कुछ क्वेश्चंस है तो वो करना पड़ेगा। तुम लोग ढूंढ के होमवर्क कर सकते हो अपने हिसाब से। और नेक्स्ट दिन देखते हैं, अगर नया टॉपिक मतलब जो फॉरेन वाला है वो अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो अगर कुछ और क्वेश्चंस करवाना पड़ेगा तो वो करवा देंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं।